हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। आज हम आपके सामने लेक्चर डी सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरियल मैगज़ीन। ये पार्ट 3 है एडिटोरियल मैगज़ीन का। अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, उससे पहले अगर मैं बता दूं आपको तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एडिटोरियल करंट अफेयर मैगज़ीन है जो बेसिकली फ्रॉम अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो दिए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और उसका ये पार्ट 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन। हम लोग आज सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे एज इन ये 9th टॉपिक 9 जो है, हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ वेरियस कंट्रीज रिसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, वेरियस कंट्रीज में सबसे पहले आएगा इजराइल। इजराइल में इनको एज इन कौन सा अवार्ड मिला है, तो स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल, ये एज इन फरवरी 26 2026 को मिला था। फिर ओमान के द्वारा ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास एज इन अवार्ड मिला है नरेंद्र मोदी को एज इन 18 दिसंबर 2025 को। इथोपिया के द्वारा ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया 17 दिसंबर 2025। नामीबिया के द्वारा ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशियंट वेल विशिया मिराबिलिस, ठीक है, वेल विशिया मिराबिलिस जनवरी 2025 को मिला है। ब्राज़ील के द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस जुलाई 2025 को मिला है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के द्वारा ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये जुलाई 2025 को मिला है। घाना के द्वारा ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना जुलाई 2025 को मिला है। साइप्रस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 जून 2025 को मिला है। श्रीलंका के द्वारा मित्र विभूषण अप्रैल 2025 को मिला है। मॉरिशियस के द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन मार्च 2025 को मिला है मॉरिशियस के द्वारा, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर बारबाडोस के द्वारा ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये मार्च 2025 को मिला है। कुवैत के द्वारा ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिसंबर 2024 को मिला है। गुयाना के द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना नवंबर 2024 को। फिर डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर नवंबर 2024 को। नाइजीरिया के द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया नवंबर 2024 को मिला है। रशिया के द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, इट वॉज अनाउंस्ड इन 2019 और मिला है 2024 जुलाई को। उसके बाद ग्रीस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 को। फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजेंस ऑफ ऑनर 2023 को। इजिप्ट के द्वारा ऑर्डर ऑफ नाइल 2023 को। पपुआ न्यू गिनी द्वारा ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लघुहु, ये 2023 को। फिजी के द्वारा कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 को। रिपब्लिक ऑफ पलाव, फिर एबाकल अवार्ड ऑफ रिपब्लिक ऑफ पलाव 2023 को। भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ ड्रुक गल्पो 2021 को। यूएसए के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट 2020 को। बहरीन के द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा 2019 को। ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 19 तक भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यूएई के द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद 2019 को। रशिया के द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल 2019 को। और पैलेस्टीन के द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टीन 2018 में मोदी जी को मिला है। अब देखो, फॉरेन विजिट देखोगे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के द्वारा, तो एज इन फॉरेन विजिट अब देखोगे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो डेट एज इन 25-26 फरवरी 2026 को इजराइल गए थे। तो इजराइल में ही उनको क्या मिला है, तो इजराइल में यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल मिला है इनको, ठीक है, उसे आप रिलेट कर लोगे। फिर 7-8 फरवरी 2026 को एज इन मलेशिया गए थे। 15 to 18 दिसंबर 2025 को एज इन जॉर्डन, इथोपिया और ओमान गए थे। उसके बाद 21 to 23 नवंबर 2025 को एज इन साउथ अफ्रीका। 11-12 नवंबर को एज इन 2025 में भूटान। फिर 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 को जापान एंड चाइना। 23 जुलाई 2025 को यूनाइटेड किंगडम और मालदीव्स। फिर 2 to 9 जुलाई 2025 को एज इन घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड नामीबिया। तो इसमें त्रिनिदाद एंड टोबैगो में इनको एज एन ऑनररी अवार्ड मिला है, राइट। अर्जेंटीना में सिर्फ नहीं मिला था, बाकी लेवल सब जगह मिला था। यहाँ पे आप देखोगे लिस्ट में दिया हुआ, आप रिलेट कर लोगे एक बार, है ना। फिर 15 to 19 जून जो बेसिकली साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। और एज इन यहाँ पे 22 से लेके 23 अप्रैल 2025 को सऊदी अरेबिया। 3 to 6 अप्रैल 2025 थाईलैंड एंड श्रीलंका। 11 to 12 मार्च 2025 को मॉरिशियस। और 10 to 13 फरवरी 2025 को फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट्स। वहीं पे फॉरेन विजिट आप देखोगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, तो 8 से लेकर 13 नवंबर 2025 को एज इन अंगोला और बोट्सवाना गई थी ये। फिर 25-26 अप्रैल 2025 को एज इन इटली एंड वेटिकन सिटी। उसके बाद 7 to 10 अप्रैल 2025 को एज इन पोर्टुगल एंड स्लोवेकिया। वेटिकन सिटी के अगर आप एज इन जनरल नॉलेज में देखोगे तो स्मॉलेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो स्टॉर्म साइक्लोन इन ईयर 2025 देखोगे, सबसे पहले आता है दितवाह
दितवा जो है वो नवंबर 2025 को श्रीलंका अफेक्टेड एरिया था और नेम जो है बेसिकली दितवा यमन ने दिया था। वहीं पे कालमेगी जो है वो नवंबर 2025 में आया था। अफेक्टेड एरिया जो था फिलीपींस और वियतनाम था और नाम इसका एज ए नॉर्थ कोरिया ने दिया था। फिर मेलिसा जो है बेसिकली नवंबर 2025 को जमैका, क्यूबा, हाथी और बहामास के में ऐसे अफेक्टेड एरिया था और नाम इसका एज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। फिर मोन्था जो है नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु एज इन इसके कोस्ट में आया था। नाम जो है बेसिकली थाईलैंड ने दिया था। वहीं पे शक्ति जो है बेसिकली अक्टूबर 2025 को अरेबियन सी, महाराष्ट्र, गुजरात की कोस्ट में लगा था और नाम जो है श्रीलंका ने दिया था। फिर मातमो अक्टूबर 2025 को फिलीपींस, चाइना, वियतनाम में एज इन यहाँ की कोस्ट में अटैक हुआ था, मतलब एज इन यहाँ पे इफेक्ट हुआ था और नाम जो है वो लाओस ने दिया था, मातमो। फिर हैलोंग जो है बेसिकली जापान ने नेम दिया था, अक्टूबर 2025 में आया था और वियतनाम ने नेम दिया था, जापान अफेक्टेड था, सॉरी, राइट। फिर रगासा जो है सितंबर 2025 को ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चाइना एज एन अफेक्टेड एरिया थे और नेम जो है फिलीपींस ने दिया था। एल्फर्ड जो है वो मार्च 2025 को आया था, सदर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया बेसिकली अफेक्टेड एरिया था और नाम जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने दिया था। ठीक है, अब देखो चेंज नेम देखोगे मेजर प्लेसेस इन ईयर 2025-26 में, तो सबसे पहले केरला का एज इन केरलम हो गया है। फिर रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम एज इन विष्णु श्रीधर वक्कनाकर टाइगर रिजर्व हो गया है। महात्मा गांधी नरेगा वीबी रामजी हो गया है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को सेवा तीर्थ के नाम से मतलब बोला जा रहा है। फिर राजभवन को ऐसे लोक भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को कर्तव्य भवन। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजी महाराज रेलवे स्टेशन औरंगाबाद, आप समझ रहे हो, औरंगाबाद ये एज इन वो व्हाट वी कॉल महाराष्ट्र वाला, ठीक है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से आ रहा है। वहीं पे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन जो है, जस्ट सेकेंड, उसका नाम एज इन अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन बन गया है। फिर अटल मोहल्ला क्लिनिक जो झारखंड में है उसको एज इन मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक के नाम से बोला जा रहा है। वहीं पे डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट जो है डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट के नाम से बोला गया है। वहीं कुल्दाबाद सिटी जो महाराष्ट्र में है उसको हम लोग एज इन यहाँ पे रत्नापुर के नाम से बोल रहे हैं। फिर दूसरा जो है एज इन यहाँ पे देखोगे कि जलालाबाद उत्तर प्रदेश जो है वो परशुरामपुरी के नाम से बोला जा रहा है। इस्लामपुर जो महाराष्ट्र में है उसका नाम चेंज होके ईश्वरपुर हो गया है। गया जो एज इन गया जी के नाम से बोला गया है। फिर सिकायरा टनल सिल्कियारा टनल, ये इसका बाबू भौकनाग टनल, ठीक है, बाबा भौकनाग टनल के नाम से बोला गया है। बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह। फोर्ट विलियम्स का नाम विजयदुर्ग हो गया है। कनार्क ब्रिज का नाम एज इन सिंदूर ब्रिज हो गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का नाम सावित्री भाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम हो गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट हो गया है। कक्सर ब्रिज इन लद्दाख का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज ब्रिज हो गया है। सराय काले खां चौक इन दिल्ली का नाम बिरसा मुंडा चौक हो गया है। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप हो गया है। अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप बन गया है। और जोशीर मठ का नाम एज इन जोशीर मठ हो गया। जोशी मठ पहले था जोशीर मठ नगर, इसका नाम चेंज होके ज्योतिर्मठ हो गया है, ठीक है। फिर कौशाकुतौली तहसील का नाम एज इन कैंची धाम हो गया है। अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर हो गया है। चिरंजीवी योजना जो राजस्थान में है वो चीफ मिनिस्टर आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से बोला गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन या फिर अयोध्या धाम जंक्शन हो गया है। झेलम स्टेडियम जो जम्मू एंड कश्मीर में है उसका नाम जनरल बिपिन रावत स्टेडियम के नाम से बोला गया है। फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश में है इसका नाम चेंज होकर चंद्रनगर हो गया है। वो प्रपोज्ड है, अभी तक फुल्ली ये नाम चेंज हुआ नहीं ऑन पेपर। आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर जो है उसका नाम एज इन आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गया है। और एज इन यहाँ पे देखो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस का नाम जो है वो बेसिकली संविधान सदन के नाम से उनको बोला गया है। अब देखो मेजर MOU जो साइन किया गया है ईयर 2025 में, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग देखो सबसे पहले मार्च 2025 में देखोगे ये साइन किया गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यूरेनियम सप्लाई एंड अदर मिनरल्स इंडिया और कनाडा के बीच में। मार्च 2026 में देखोगे ये साइनिंग एनवायरमेंटल कोऑपरेशन एग्रीमेंट इंडिया और फिनलैंड के बीच में इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है। फरवरी 2026 में देखोगे एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्राइबल एंड एथनिक डेवलपमेंट इंडिया और वियतनाम के बीच में हुआ है। जनवरी 2026 में देखोगे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है फॉर पोस्टल एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए इंडिया और जर्मनी के बीच में। वहीं पे दिसंबर 2025 में देखोगे एग्रीमेंट ऑफ इनहांस कोऑपरेशन और मेडिसिन क्वालिटी का स्टैंडर्ड एज उसके मेंटेन करने के लिए इंडिया और लाइबेरिया के बीच में बेसिकली MOU साइन किया गया है। वहीं नवंबर 2025 में देखोगे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया गया है ऑन
म्यूचुअल सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंस के लिए इंडिया और वियतनाम के बीच में। फिर नवंबर 2025 में देखोगे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में इंडिया और इक्वेडर के बीच में। वहीं पे नवंबर 2025 में देखोगे बायलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है कल्चरल कोऑपरेशन इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। नवंबर 2025 में देखोगे एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर इंडिया और भूटान के बीच में। बेसिकली फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हेल्थ केयर और रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे आप देखो रिन्यूएबल एनर्जी को भूटान से रिलेट कर सकते हो, है ना। तो उससे इंडिया और भूटान में बेसिकली साइन किया गया है। अक्टूबर 2025 में देखोगे वो MOU जो है वो साइन किया गया, मतलब स्ट्रेंथन किया गया है ऑपरेशन पार्टनरशिप बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस में। तो आर्म्ड फोर्सेस जो है वो कहाँ से, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन किया गया है। अक्टूबर 2025 में देखोगे MOU जो है वो साइन किया गया है कोऑपरेशन ऑन जॉइंट लीडिंग अग्रीमेंट में, अरेंजमेंट्स में, वो इंडिया और जापान के बीच में साइन किया गया है। वहीं पे एग्रीमेंट टू इस्टेब्लिश फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक और रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया और भूटान के बीच में सितंबर 2025 को साइन किया गया था। वहीं पे सितंबर 2025 में देखोगे एग्रीमेंट जो है स्टैब्लिश करना है सैटेलाइट ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सेंटर इंडिया और मॉरिशस के बीच में। उसके बाद सितंबर 2025 में देखोगे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है डिफेंस कोऑपरेशंस के लिए इंडिया और मोरक्को के बीच में। वहीं सितंबर 2025 में देखोगे एग्रीमेंट जो है वो प्रमोट करना है इन्वेस्टमेंट और प्रोवाइड करना है सिक्योरिटी किसको, इन्वेस्टर्स को, वो इंडिया और इजराइल के बीच में सबमिट हुआ है। वहीं अगस्त में देखोगे अगस्त 2025 में एग्रीमेंट जो है बेसिकली साइन किया गया है जो इन्हांस करेगा, बढ़ावा देगा मरीन सिक्योरिटी और सेफ्टी कोऑपरेशंस को, वो इंडिया और UAE के द्वारा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा साइन किया गया है। जुलाई 2025 में देखोगे एग्रीमेंट जो है वो स्ट्रेंथन करेगा कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ फिशरीज और एक्वाकल्चर इंडिया और मालदीव्स के बीच में। वहीं जुलाई 2025 में देखोगे एग्रीमेंट जो है इन्हांस करेगा कोऑपरेशन इन ट्रेड, हेल्थ एंड डिजिटल पेमेंट सेक्टर्स में इंडिया और नामीबिया के बीच में। वहीं पे जून 2025 में देखोगे बेसिकली साइनिंग ऑफ सबमरीन कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। वहीं जून 2025 में देखोगे वो साइन किया गया एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ट पोलर रिसर्च वेसल, वो इंडिया और नॉर्वे के बीच में साइन किया गया है। मई 2025 में देखोगे साइन किया गया है MOU किसके लिए, फॉर जीरो कार्बन एमिशंस, कब तक, 2070 तक, और इन्हांस करेगा कोऑपरेशन इन एनर्जी सेक्टर्स में इंडिया और डेनमार्क के बीच में इसको साइन किया गया है। मई 2025 में देखोगे साइन किया गया MOU किसके लिए, ऑन बुद्धिस्ट कोऑपरेशन के लिए इंडिया और वियतनाम के बीच में। वहीं मई 2025 में देखोगे साइन किया गया MOU आयुर्वेदा, एग्रीकल्चर और कल्चरल के लिए, वो 2025 से लेकर 29 तक इसका टाइम पीरियड है, इंडिया और अंगोला के बीच में इसको साइन किया गया है। वहीं अप्रैल 2025 में देखोगे बेसिकली एग्रीमेंट जो है वो 63,000 करोड़ का साइन किया गया है जो परचेज करेगी 26 रफाल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है। ये 63,000 करोड़ जो है इसमें लागत लगेगा इंडिया का। तो देखो न्यू डेज जो स्टार्ट किया गया है रिसेंट ईयर में आप देखोगे तो आयुर्वेदा डे जो है वो 23 सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि वो सेलिब्रेट करेंगे आयुर्वेदा डे 23 सितंबर हर साल। वहीं पे वर्ल्ड वुमेन टीचर्स डे जो है, ऐसे टीचर्स डे तो आपको पता होगा 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एज एन बर्थ डे एज एन मनाया जाता है, लेकिन वुमेन्स टीचर्स डे जो है वो 3 जनवरी को मनाया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने अनाउंस किया है कि वो सेलिब्रेट करेंगे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्रीबाई फुले और एक वुमेन टीचर्स डे एवरी ईयर। वहीं वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो है वो 21 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनानिमसली अडॉप्ट कर रहे हैं एक रिजोल्यूशन, ठीक है, जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे को स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया, ये बेसिकली 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। नमो भारत दिवस जो है वो 21 दिसंबर को जो डे जो है बेसिकली सेलिब्रेट किया जाएगा किस ओकेशन में, तो कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ नमो भारत ट्रेन ऑपरेशंस में। कब, 21 अक्टूबर को नमो भारत दिवस मनाया जाएगा। हैदराबाद लिबरेशन डे जो है वो 17 सितंबर को मनाया जाएगा, जो अनाउंस किया गया है होम मिनिस्टर के द्वारा। हैदराबाद लिबरेशन डे जो है वो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाएगा किसके मेमोरी में, तो उपलक्ष्य में देखोगे तो 17 सितंबर 1948 को जब हैदराबाद जो है वो लिबरेट किया गया था फ्रॉम द रूल ऑफ निज़ाम्स अंडर ऑपरेशन पोलो बेसिकली चलाया गया था, जिसमें हैदराबाद को निज़ाम के रूल से बेसिकली इंडिया को एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया में लिया गया था। प्रिंसली स्टेट्स था तो उसको एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया में लेना था इसीलिए। फिर संविधान हत्या दिवस जो है वो 25 जून को एज एन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। किसके लिए, बेसिकली वहाँ पे ना नेशनल इमरजेंसी इस टाइम लगा था 25 जून से लेके 21 मार्च 1970 तक, मतलब 25 जून 2075 से लेके 25 जून 1975 टू 21 मार्च 1977 बेसिकली नेशनल इमरजेंसी जो है बेसिकली इम्पोज किया गया था इन इंडिया बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वे एलिजिबली सरपास्ड। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो जो है वो 30 मई को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट किया 30 मई को एज एन इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो, जो रेज करेगा अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करेगा मल्टीपल न्यूट्रिशनल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, कल्चरल वैल्यू ऑफ पोटैटो के लिए। वहीं वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पास किया
कि वो क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, एक प्रपोजल पास किया है ना, कि वो सेलिब्रेट करेंगे 25 मई हर साल वर्ल्ड फुटबॉल डे को। इंटरनेशनल मखौर डे जो है वो 24 मई को एज इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो सेलिब्रेट करेंगे 24 मई को एज इन 24 मई एज एन इंटरनेशनल मखौर डे। मखौर जो है एज इन स्क्रू हॉर्न गोट को भी बोला गया है, ये वाइल्ड गोट के नाम से बोला जाता है, ये नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। फिर वर्ल्ड बास्केटबॉल डे ये 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया है कि वो सेलिब्रेट करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड बास्केटबॉल डे 21 दिसंबर 2023 को, जो बेसिकली कॉमेमोरेट करेगा इन्वेंशंस ऑफ बास्केटबॉल बाय डॉक्टर जेम्स नस्मिथ इन 1891। फिर नो नॉनवेज डे, तो नो नॉनवेज डे 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो सेलिब्रेट करेंगे मीट फ्री डे। इस दिन मीट बिल्कुल ना खाया जाएगा, ना कुछ ऐसे इसके मतलब बेचा भी जाएगा, 25 बेचा भी नहीं जाएगा, है ना। तो 25 नवंबर ऑन द ओकेशंस ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ साधु TL वसवानी, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं नेशनल स्पेस डे, ये 23 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि वो सेलिब्रेट करेंगे 23 अगस्त को हर साल एज अ नेशनल स्पेस डे, जो कॉमेमोरेट करेगा सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस जो है वो 28 मई को हर साल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अनाउंस किया है कि वो सेलिब्रेट करेंगे VD सावरकर बर्थ एनिवर्सरी 28 मई को एज अ स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के नाम से के उपलक्ष्य में, ठीक है ना। समर्पण दिवस जो है, समर्पण दिवस 11 फरवरी को ऑन द ओकेशंस ऑफ डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वही नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इन द मंथ ऑफ मार्च 2022 में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने अनाउंस किया कि वो सेलिब्रेट करेंगे नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर हर साल, ठीक है। ये जो बेसिकली पर्पस क्या है कि ऑर्गेनाइज करेगा दिस डे को कि आप लोगों में जागरूकता फैलाएं, रेज द अवेयरनेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन, मतलब डॉल्फिन के बचाव के लिए लोगों में जागरूकता फैलाएं। उसके बाद मैत्री दिवस 6 दिसंबर को इंडिया और बांग्लादेश ने डिसाइड किया कि वो सेलिब्रेट करेंगे 6 दिसंबर को एज एन मैत्री दिवस। किसके उपलक्ष्य में? ऑन दिस डे ईयर 1971 को इंडिया जो है वो बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है बांग्लादेश को, है ना। उसके बाद नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो 16 जनवरी को, सीइंग कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया। लास्ट 2 साल में आप देखोगे बहुत सारा स्टार्टअप जो है बढ़ रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो सेलिब्रेट करेंगे 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे। फिर पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सेलिब्रेट करेंगे 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस एज अ पराक्रम दिवस। नाउ एवरी ईयर, हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के नाम से बेसिकली मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस जो है वो 26 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि वो सेलिब्रेट करेंगे 26 दिसंबर को एवरी ईयर एज अ वीर बाल दिवस टू पे ट्रिब्यूट टू 4 सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह। वहीं पे जनजातीय गौरव दिवस जो है वो 15 नवंबर को, क्यों? क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे ऑफ भगवान बिरसा मुंडा एज अ जनजातीय गौरव दिवस इन एवरी ईयर। झारखंड को एज इन लिबरेट किया था उन्होंने, है ना, मतलब बहुत एज इन रोल निभाया था लिबरेशन के लिए। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया कि वो ऑब्जर्व करेंगे 14 अगस्त को हर साल एज अ पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे एज अ पार्टीशन ऑफ इंडियन पाकिस्तान टुक प्लेस ऑन दिस डे का 14 अगस्त को, आपको याद रखना है ना। अब देखो न्यू ब्रांड एम्बेसडर देखोगे जो अपॉइंट किए गए हैं 2025-26 में। देखो ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन पूछता है, आप ध्यान रखोगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे एग्जाम पूछता है, BPSC, यहाँ तक कि ना जो रेलवे वाला जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें भी ब्रांड एम्बेसडर पूछ जाता है, क्या पता है SSC में पूछ दे, इसलिए आप एकदम बिल्कुल इसको कंठस्थ याद रखोगे। नेशनल सेंसस 2027 में सुदर्शन पटनायक जो है वो बेसिकली कौन थे? ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे। फिर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लोबल अनक्लॉ जो है जसप्रीत बुमराह है, ठीक है। यूनिक्लो आपने देखा है क्या है ये? तो देखो ये बेसिकली दुकान मतलब शोरूम टाइप का है, क्या बिकता है मैंने देखा तो है, वही चप्पल जूता बैग यही सब शायद, है ना। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भीम UPI तो महेंद्र सिंह धोनी है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस पंकज त्रिपाठी है। प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड PPL जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ है। यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रेटेड एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट, ये कीर्ति सुरेश है। T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो रोहित शर्मा ऑब्वियसली। हरियाणा स्टेट वुमेंस कमीशन ब्रांड एम्बेसडर जो है वो सैफाली वर्मा है। उसके बाद फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के वो दीपिका पाडुकोन है। वहीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंटल हेल्थ एम्बेसडर वो अभिनव बिंद्रा है। वहीं विकसित भारत बिल्डैथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो शुभांशु शुक्ला है। लेवाइस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आलिया भट्ट है। बिहार इलेक्शन स्वीप आइकॉन जो है वो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा है। फिर नमो युवा रन कैंपिंग ब्रांड एम्बेसडर जो है वो मिलिंद सोमन है। और
जोमैटो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। झारखंड स्टेट टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर जो है महेंद्र सिंह धोनी है। एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली अनिल कुंबले हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी इंडिया जो है वो नीरज चोपड़ा है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलीट जो है वो कंगना रनौत है। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मालदीव जो है वो कटरीना कैफ है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फेडरल बैंक जो है वो विद्या बालन है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा मोटर जो है विक्की कौशल है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया आइकॉन जो है वो आयुष्मान खुराना है, पूछा गया ये वाला है ना। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया जो है वो पीवी सिंधु है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खो खो 2025 जो है वो सलमान खान है। इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो रश्मिका मंधाना है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवे के ब्रांड एम्बेसडर जो मनु बगर आर्चर है ना, ये मतलब आर्चरी चलाती है ये। उसके ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म जो है वो पंकज त्रिपाठी है। और ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थाईलैंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के सोनू सूद है। अब चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा एज एन क्या रहेगा वो थोड़ा डिटेलिंग से रहेगा। तो देखो 18th लोकसभा इलेक्शन सब देखोगे तो इलेक्शन जो है वो 18th लोकसभा वाला वो अनाउंस किया गया था 16 मार्च 2024 को। हमारा प्रीलिम्स जो है उस टाइम कैंसिल मतलब एज एन पोस्टपोन कर दिया गया था, आपको ध्यान होगा तो। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एज एन केम इनटू फोर्स। इलेक्शन जो है 18th लोकसभा का वो एज एन 7 फेज में हुआ था 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक। और रिजल्ट जो है बेसिकली 4 जून को 2024 में अनाउंस किया गया था। कोई भी पार्टी को एज एन क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला था। बीजेपी के देखोगे तो परसेंटेज में 36.56 मतलब 36.56% टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 240 मिला था। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी और 99 एज एन सीट मिला था, परसेंटेज में 21.19%। वहीं समाजवादी पार्टी को 37 सीट्स मिला था 4.58%। वहीं AITC को एज एन 29% 4.3% एज एन 29 सीट्स और 4.37%। वहीं DMK को एज एन 22 सीट्स मिली थी 1.82% से। और TDP को एज एन तेलुगु देशम पार्टी है ना ये, तो ये 16 सीट्स इसको मिला था 1.9%। और JDU एज इन यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड वो 12 सीट्स मिला था 1.25% से। देखो टोटल वोटर देखोगे टर्नआउट में तो कितना लोग वोट दिए थे 65.79%, जो एक्सक्लूड कर रहा है पोस्टल बैलेट को। पोस्टल बैलेट एक अलग आया था जो बेसिकली हम लोग देखेंगे यहाँ पे है होगा अभी आगे। लक्षद्वीप जो है वो हाईएस्ट वोटर टर्नआउट, सबसे ज़्यादा वोट जो है वो लक्षद्वीप की तरफ से 84% दिया गया था। दूसरा स्टेट जो है वो बेसिकली 81% था जो असम था। सबसे कम वोट जो है वो बिहार में, क्योंकि बिहार के सारे बच्चे और आदमी जो है गुजरात, अहमदाबाद, गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली में सब यहाँ है, तो वोट कहाँ से देंगे। तो बिहार एट 56.19%, जो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ पे कितना था 56.58%। ठीक है, मतलब पहले बिहार था, दूसरा था जम्मू एंड कश्मीर, मार्क कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद देखो एवरेज एज देखोगे इलेक्टेड MP का, तो एवरेज एज में देखोगे 56 ईयर्स है। 3 MP जो है बेसिकली 25 ईयर्स के थी। जो ओल्डेस्ट MP जो है वो TR बालू ऑफ DMK हैं, जिनका अब ईयर देखोगे 82 ईयर हो गए हैं, अब वो 83 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं। ठीक है, टोटल देखोगे 74 वीमेन है MP में और हैज़ बिन डिक्लेयर्ड विक्टोरियस। ठीक है, मतलब लगभग 74 वीमेन जो है वो एज एन जीत हासिल की है, विच इज़ 4 लेस देन 78 वीमेन MPs ऑफ द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2019 में एज एन 78 वीमेंस थी, अभी 2024 है, सॉरी 2024 में 74 हैं। 2016 216 MP जो हैं वो बेसिकली who won in 2019 लोकसभा वेयर इलेक्टेड इन द करंट लोकसभा। 46% ऑफ MP जो है इन 18th लोकसभा हैव क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद लगभग फिर बता देता हूँ, 46% MP जितने भी इलेक्टेड, मान लो 100% है, उसमें से 46% जो लोग हैं मतलब लगभग आधा MP जो हैं वो क्रिमिनल केसेस से उनका नाम दर्ज है कहीं ना कहीं। लोकसभा has 7 independent MPs, 24 Muslim and 3 Buddhist MPs. During the काउंटिंग ऑफ वोटर्स इन 18th लोकसभा इलेक्शन इंदौर लोकसभा सीट जो है वो रजिस्टर किया गया था। 3 न्यू रिकॉर्ड्स इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। बीजेपी के कैंडिडेट शंकर लावानी जो है उनको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिला था जो 12,26,751 था। वहीं पे शंकर लालवानी जो डिफीट होते हैं हिज ओन ओपोनेंट, यहाँ पे शंकर लालवानी जो है ना वो हरा देते हैं संजय सोलंकी को, जो कि BSP के थे, जो सबसे ज़्यादा मार्जिन, कितना मार्जिन, तो 11,75,092। देख रहे हो 12 लाख वोट इनको मिला है और इनको एज एन 11 लाख से मतलब 1 लाख वोट मिला है इनको संजय सोलंकी को। नोटा नन ऑफ द अबव जो है बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स जो 2,18,674 है वो इंदौर लोकसभा सीट से था। और हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट जो नोटा जो था वो रिसीव किया गया था इन एनी लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन टिल डेट। ये इंदौर, ये आपको ध्यान रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी गुड। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट इन अ वे टू गिव समवन वोट देन डू नॉट ट्राई, कोई बात नहीं, नोटा भी दे सकते हो। फिर इन द ईयर 2019 नोटा जो है बेसिकली हाईएस्ट नंबर वोट में 51,660 इन गोपालगंज बिहार में था। लिटरेट है, सबसे ज़्यादा लिटरेट यहीं पे है, गोपालगंज है ना।
बीजेपी कैंडिडेट देखोगे मुकेश दलाल जो है वो इलेक्शन जीतते हैं अनअपोज फ्रॉम सूरत, और श्री नरेंद्र मोदी जो है वो एज एन सेकेंड पर्सन आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपना एज एन शपथ ग्रहण ओथ लेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर थर्ड कंजिक्यूटिव टाइम, तीसरी बार, है ना, मोदी सरकार। उसके बाद देखो यहाँ पे 17 नंबर देखते हैं, वेरियस प्रोडक्ट्स टू रिसीव जीआई टैग इन ईयर 2024-25। ये मैंने एज एन जीआई टैग का एक एक्सक्लूसिव वीडियो मेरे चैनल में बनाया है, प्लीज़ डू वॉच। आपको ये इतना टेंशन नहीं लेना होगा, लेकिन फिर भी वो देख लेते हैं। राजस्थान में देखोगे तो नागौरी अश्वगंधा, ये जनवरी 2026 का दिन मिला है। तमिलनाडु में देखोगे तो वरायूर कॉटन साड़ी, फिर काविंडा पड़ी नाटू सकराई ट्रेडिशनल जैगरी है, जैगरी पाउडर मतलब गुड़ का पाउडर है ना, जैगरी गुड़ को बोलते हैं। उसके बाद नमकल मक्कल पथीरंगल सोप स्टोन कुकवेयर है, ठीक है। उसके बाद थुयामाली राइस और अम्बा समुद्रम चोपू समम जो वुडन टॉय है, दिसंबर 2025 में ये बेसिकली इनको एज एन जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश में देखोगे तो पोंडोरू खादी है, ये इसको एज इन दिसंबर 2025 में मिला है। वेस्ट बंगाल में देखोगे तो मैंडरीन ऑरेंज जो दार्जिलिंग का है, इसको जीआई टैग मिला है दिसंबर 2025 में। वहीं सिक्किम में देखोगे तो टुंगबुक एंड फुमटुंग पुलिट ट्रेडिशनल लेपचा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो नवंबर 2025 को मिला है। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो डाओ ब्लेड, ये नवंबर 2025 को मिला है। मध्य प्रदेश में देखोगे डायमंड पन्ना डिस्ट्रिक्ट को मिला है एज एन जीआई टैग नवंबर 2025 में। वहीं गुजरात में देखोगे तो अंबाजी मार्बल नवंबर 2025 में मिला है। वहीं गोवा में देखोगे तो ओजो फेनी एल्कोहलिक बेवरेज है, फेनी एज एन जो राइस को एज एन फर्मेंट करके बनाया जाता है शायद, है ना, तो जून 2025 में मिला है। राजस्थान में एज एन संगरी बीन जो है वो मई 2025 को मिला है। केरला को एज एन कनाडी पया ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट अप्रैल 2025 में मिला है। फिर मेघालय में देखोगे रांडिया सिल्क जो है और खांसी हैंडलूम जो है वो अप्रैल 2025 को मिला है। उत्तर प्रदेश में बनारसी शहनाई और बनारसी तबला अप्रैल 2025 को मिला है। और वेस्ट बंगाल में जीआई टैग एज इन नोलेन गुरेर संदेश जो एक मिठाई है, स्वीट है, अप्रैल 2025 में जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु में देखोगे तो कुंबाकोनम बीटल लीफ पान पत्ता, है ना, और थोबालाई फ्लावर गार्डलैंड ये मार्च 2025 को मिला है। तेलंगाना में देखोगे तो वारंगल चाप्टा चिली, ये टोमेटो चिली है एक, जो बेसिकली मार्च 2025 को मिला है। गुजरात में देखोगे तो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, ये बेसिकली सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जो है वो मार्च 2025 को मिला है गुजरात को जीआई टैग। आसाम में देखोगे तो बोडो जाओ ग्वारंड, ये राइस बियर है। फिर माइब्रा जो बिडवी, ये भी राइस बियर है। फिर बोडो जाओ गिशी, ये भी राइस बियर है। बोडो नाफम फूड आइटम, बोडो ओंडला फूड आइटम, बोडो ग्वाखा फूड आइटम, बोडो नर्जी फूड आइटम और बोडो अरोनाई ट्रेडिशनल क्लोथिंग। मतलब आपको ये याद रखना है कि माइब्रा छोड़ के कोई भी बोडो आए तो वो एज एन आसाम में जीआई टैग मिला है और अक्टूबर 2024 को ये सब मिला है। उत्तर प्रदेश में देखोगे जैगरी ऑफ शामली डिस्ट्रिक्ट का जैगरी मतलब गुड़, वो एज एन जून 2024 में जीआई टैग मिला है, ठीक है। अब देखो अपकमिंग गोल देखोगे इंडियन गवर्नमेंट का, वो इंपॉर्टेंट है, तो मेक इंडिया टीबी फ्री, ये कब इसका टारगेट 2027 को, प्रीवियस टारगेट कितना 2025 में, ये मुश्किल है ये भी, है ना। टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल, ये तो चल ही रहा है। टारगेट फॉर 2030 बट कंप्लीटेड इन 2025, ये पता नहीं, ये बहुत अभी चैलेंजिंग है भाई। टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग नक्सलिज्म मार्च 2026, ये शायद हो गया है। फिर मेक इंडिया और $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी 2027-28। टारगेट ऑफ लॉन्चिंग चंद्रयान 4 2028, ये मैंने एलिमिनेटिंग नक्सल जो है वो हो गया है मैंने बोला, लेकिन इसका टारगेट जो है 26, ठीक है, मेरे बात में नहीं जाना है। उसके बाद एम टू मेक इन इंडिया फ्री फॉर चाइल्ड मैरिज तो 2030। टारगेटिंग ऑफ अचीविंग 30 मेट्रिक टन्स ऑफ स्टील कैपेसिटी 2030। टारगेटिंग ऑफ अचीविंग 100 मेट्रिक टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन 2030। टारगेट ऑफ अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, अभी तक कितना हुआ है, फिलहाल आप एक बार डेटा देख लोगे अभी तक कितना हुआ है, 2030 है इसका टारगेट। टारगेट ऑफ अचीविंग 280 gigawatt of solar energy 2030. Target of increasing textile exports by 3 times 2030. Reductions of total carbon emissions by 1 billion ton 2030. Target of 30% of total vehicles being electric vehicle 2030. Complete eliminations of malaria from India 2030. Target of eliminating HIV AIDS 2030. Indian Railway to achieve net zero carbon emissions और green target to build railway, ठीक है, मतलब कोल से सबसे हटा दिया जाएगा, इसे हटा दिया गया है। इसका टारगेट कितना है 2030। टारगेट टू स्टैब्लिश इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन 2035। टारगेट टू लैंड एस्ट्रोनॉट ऑन मून 2040। टारगेट टू गवर्नमेंट टारगेट मतलब तेलंगाना गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो क्या करेंगे, मेक इट स्टेट्स इकोनॉमी $3 ट्रिलियन, अपना स्टेट का इकोनॉमी जो $3 ट्रिलियन कर देंगे 2047 तक।
टारगेट टू इंक्रीज इन इंडियाज न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू 1 लाख मेगावाट 2047 तक, टारगेट टू मेक इंडिया डेवलप्ड 2047 तक, टारगेट टू रिड्यूस द यूज ऑफ हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन HFCs बाई 80%, रिड्यूस करना है इसका यूसेज 2047 तक, टारगेट टू मेक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट 2047 तक, टारगेट टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन शिप बिल्डिंग 2047 तक, टारगेट टू जीरो कार्बन एमिशंस इन मुंबई सिटी वो 2050 और टारगेट नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय इंडिया 2070 तक इसका एज इन टारगेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे यूनियन बजट 2026-27। ठीक है, देखो इससे आप एज इन क्वेश्चन रख लो कि इससे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो ऑन सैक्रेड ओकेशन, मतलब एज इन सैक्रेड ओकेशन किसको बोलते हैं कि एज इन अच्छा मुहूर्त पे माघ पूर्णिमा एज इन माना गया है, माघ पूर्णिमा ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रविदास, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किया यूनियन बजट 2026-27। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। कौन से दिन को? 1 फरवरी 2026 को। थीम क्या था यूनियन बजट का? तो बेसिकली युवा शक्ति ड्रिवन बजट, युवा शक्ति ड्रिवन बजट। अब देखो 3 गाइडिंग प्रिंसिपल था जिसमें बेसिकली विकसित भारत का विजन बेस्ड था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द विजन ऑफ विकसित भारत। तो एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, रिफॉर्म ओवर रेटोरिक और पीपल ओवर पॉपुलिज्म। ठीक है, पीपल ओवर पॉपुलिज्म। देखो पिलर आप देखोगे बेसिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट का, तो आइडेंटिफाई किया गया इस बजट में। सबसे पहले है सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या? सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, सस्टेन करना है। स्ट्रेंथन करना है फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर है पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, मतलब ऐसे डेवलपमेंट हमें करना है जो लोगों के हित में हो। ठीक है, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। वहीं पे ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ये चौथा नंबर है कि एज इन भरोसेमंद गवर्नमेंट रखना है। ठीक है, भरोसा रहे, लोगों को भरोसा रहे अपने गवर्नमेंट पे। फिर 5 नंबर देखोगे एज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एज ऑफ लिविंग, मतलब ठीक से बिजनेस कर पाए और ठीक से रह पाए। और छठा नंबर है हमारा फिस्कल मैटर्स। अब देखो टोटल बजट आप देखोगे ना इंडिया का, तो कितना है? 53.5 लाख करोड़। और अगर और डिटेल्स पे देखना है तो 53,47,315 करोड़, जो बेसिकली प्रेजेंट किया गया था 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। टोटल एक्सपेंडिचर देखोगे, टोटल खर्चा है ना, एक्सपेंडिचर है खर्चा, मतलब एस्टिमेटेड रिसिप्ट यहाँ पे बोल रहा है। देखो एस्टिमेटेड रिसिप्ट मतलब क्या होता होगा, चलो पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो एस्टिमेटेड रिसिप्ट को आप मान सकते हो कि कमाई कितनी हुई है, तो 53,47,315 करोड़ विच इज इंक्लूडेड रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होता है जो बेसिकली बिना कर्ज वाला कमाई। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट का क्या होता है? बिना कर्ज वाला कमाई। तो 35,33,150 करोड़। और कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट जानते हो क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट मतलब उधार या संपत्ति बिक्री से जो पैसा आता है ना, वो एज इन कमाई जो होता है सरकार को, उधार या उधार लेना या फिर संपत्ति के बिक्री से जो पैसा आता है वो एज इन कैपिटल रिसिप्ट होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट एज इन बिना कर्ज वाली कमाई जो होती है ना, वो होता है एज इन रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट कितना आपका? 18,14,165 करोड़। सबसे पहले तो लोगों को यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में समझ नहीं आता, जो मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट को बता दिया, आप एज इन रिलेट कर पा रहे होगे। अब टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा आप देखोगे कितना है, तो 53,47,315 करोड़, जो इंक्लूड करता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एज इन कहाँ खर्चा हो रहा है, तो 41,25,494। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 12,21,821। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? अब देखो आपको समझ में आया ना कि ये राजस्व व्यय होता है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? राजस्व व्यय होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? पूंजीगत व्यय बोलते हैं इसको। ठीक है, फॉर्मेशन जैसे मान लो रोड बिल्डिंग के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग खर्चा करते हैं ना, वो सब हो गया। और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? मान लो इंटरेस्ट पेमेंट करना हो गया, डेली मतलब एक्सपेंडिचर हो गया, किसी को पेमेंट देना हो गया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता दिया कि मान लो कहीं कैपिटल फॉर्म करना है, कोई मशीन लानी हो जिससे हम लोग को पैसा कमाई होगा, या फिर कोई बिल्डिंग बनाना है, रोड बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जिसको हम लोग पूंजीगत व्यय बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ये रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको समझ में आ गया होगा। अब वेरियस डेफिसिट्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट आप देखोगे कि रिवाइज्ड एस्टिमेट जो मतलब देखो पहले आता है बजट आता है। ठीक है, बजट के बाद एक बार रिवाइज आता है कि हम लोगों ने सही से लाया है कि मतलब सही से वो बजट आया है या नहीं आया। जब रिवाइज किया गया तो 4.4% ऑफ जीडीपी था, लगभग 15,58,492 करोड़ था। वहीं पे बजट एस्टिमेट फॉर ईयर 2026-27 देखोगे तो 4.3% ऑफ जीडीपी था, जो कितना था? 16,95,768 करोड़ था। वहीं रेवेन्यू रिसीव्ड आप देखोगे, रेवेन्यू डेफिसिट देखोगे तो रेवेन्यू डेफिसिट में 1.5% ऑफ जीडीपी था, जिसमें से 5,26,764 करोड़ था। वहीं 1.5% ऑफ जीडीपी देखोगे तो टोटल आप बजट एस्टिमेट देखोगे तो कितना है? 5,92,344 करोड़।
इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आप देखोगे तो 0.6% ऑफ जीडीपी है, तो मतलब कितना है टोटल 2,18,613 करोड़। और वहीं पे बजट एस्टिमेट फॉर 2026-27 देखोगे तो 0.3% ऑफ जीडीपी। आपको ये ध्यान रखना है, ये और याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। मान लो फिजिकल डेफिसिट पूछ दिया तो 4.3% ऑफ जीडीपी हो गया। रेवेन्यू डेफिसिट जो बहुत मुश्किल है पूछना, नहीं पूछता है, तो 1.5% ऑफ जीडीपी हो गया। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब तो इतना डेप्थ में पूछेगा तो फिर बच्चा जवाब कैसे देगा। और यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट जो है ये पूछ सकता है भले 0.7% ऑफ जीडीपी है, ठीक है। टोटल 4 हेड्स ऑफ यूनियन बजट है, 4 सिर है, चार एज इन मेन पिलर्स है, वो मान लो कि वेयर डू द मनी कम्स फ्रॉम, पैसा कहाँ से आता है, तो बोरविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज से 24% आता है। इनकम टैक्स से कमाई जो है 21% का होता है, टोटल मान लो 100% है तो 100% में से बोरविंग जो है वो 24% पैसा आता है, वहीं इनकम टैक्स जो है 21%। कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे 18% और जीएसटी से 15%। और पैसा जो है वो जाता कहाँ है, शेयर एज इन स्टेट्स को दिया जाता है। ऐसा होता है ना कि 15 फाइनेंस कमीशन, जैसे वाई वी रेड्डी एज इन 14 फाइनेंस कमीशन थे तो 42:2 एज इन कर दिया ना, 42:58 ऐसा होगा ना, तो उसके लिए कर दिया था 42% देना है। उसके बाद फिर उसके एनके सिंह कमेटी आता है जो जम्मू कश्मीर एज एन स्टेट में स्टेटहुड को डिक्लेयर कर जाता है, तो उस पर 41% हो जाता है, 42 को 41% हो जाता है। तो वही आपको याद रखना है, स्टेट शेयर में 22% पूरा खर्चा चला जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट को पे करने के लिए 20%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में खर्चा जो होता है वो 17% होता है। ये इंक्लूड नहीं किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और डिफेंस इकोनॉमिक असिस्टेंस, वहीं डिफेंस में कितना खर्चा होता है 11%। डिफेंस में कितना खर्चा करते हैं हम लोग 11% खर्चा करते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे कि बजट स्पीच का सेशन ए वो क्या कहता है कि देखो गवर्नमेंट संकल्प क्या है, कि गवर्नमेंट का संकल्प है कि वो फोकस करेगा ऑन पुअर, अनप्रिविलेज्ड और डिसएडवांटेज। जो डिलीवरी करेंगे दिस संकल्प 3 ब्रॉड कर्तव्य एज प्रेजेंटेड, मतलब 3 कर्तव्य में संकल्प लिया गया है जो एज इन अनप्रिविलेज्ड, पुअर और डिसएडवांटेज लोगों को और ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। पहला कर्तव्य क्या है कि एक्सेलरेट करना है और सस्टेन करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है और एक्सेलरेट करना है। सेकंड कर्तव्य जो होगा वो फुलफिल करना होगा एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल्स और बिल्ड करना है उनकी कैपेसिटी को। थर्ड कर्तव्य जो रहेगा तो विजन्स ऑफ सबका साथ सबका विकास, ये रहना चाहिए, ठीक है। 3 एज इन कर्तव्य हो गया हमारा। पहला अगर कर्तव्य के बारे में यहाँ पे इलाबोरेशन सब देखोगे, ये बेसिकली एक्सेलरेट करना है सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ को और प्रपोज करना है 6 इंटरवेंशंस में। तो 6 इंटरवेंशन चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। देखो पढ़ना जरूरी है इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। देखो स्केल करना है, स्केल अप मैन्युफैक्चरिंग इन 7 स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर, मतलब स्केल अप बढ़ावा देना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 7 स्ट्रेटेजिक, 7 एज इन इंपॉर्टेंट लोकेशंस में और फ्रंटियर सेक्टर्स में। जैसे देखो बायोफार्मा शक्ति, मतलब स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर advancement through knowledge, technology or innovations, announced with an outlay of 10,000 crore over next 5 years to develop India as a global biopharma मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इंडिया को किस में एज इन डेवलप करना है, ग्लोबल बायोफार्मा हब में। तो यहाँ पे क्या आया है बायोफार्मा शक्ति के लिए, ठीक है, कितना 10,000 करोड़ नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। बायोफार्मा का आप देखोगे फोकस नेटवर्क जो है वो बेसिकली क्रिएट करना है 3 नेशनल इंस्टीट्यूट फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन और रिसर्च, नाइपर के हिसाब से। मान लो नाइपर जो है बोला जाएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च, इसका एब्रिविएशन, और अपग्रेड करना है 7 एग्जिस्टिंग वंस के लिए। एक नेटवर्क जो है लगभग 1000 एक्रीडेटेड इंडियन क्लिनिकल ट्रायल साइट्स टू बी क्रिएटेड, ठीक है, मतलब जहाँ पे ट्रायल किया जाएगा तो लगभग उतना क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, 1000 साइट्स। उसके बाद इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन ISM एज इन 2.0 जो है वो लॉन्च किया गया, जो प्रोड्यूस करेगा इक्विपमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइंस को फुल स्टैक इंडियन IP, और साथ ही साथ फोर्टिफाई करेगा सप्लाई चेन्स को, जो बेसिकली फोकस किया जाएगा ऑन इंडस्ट्री लेड रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स को, जो डेवलप करेगा टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्कफोर्स को। वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है उसका एज एन कितना खर्चा उसमें दिया गया है तो 40,000 करोड़। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर जो है वो भी स्टैब्लिश किया जाएगा, रेयर अर्थ मेटल्स जो होते हैं ना उसके लिए कॉरिडोर्स बनाया जाएगा, जो स्टैब्लिश किया जाएगा, जो सपोर्ट करेगा द मिनरल्स रिच स्टेट जैसे कि उड़ीसा हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, जो प्रमोट करेगा माइनिंग को, प्रोसेसिंग को, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को। तो डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करेगा एक स्कीम जो बेसिकली सपोर्ट करेगा स्टेट को स्टैब्लिश करने के लिए 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स थ्रू चैलेंज रूट्स ऑन द क्लस्टर बेस्ड प्लग एंड प्ले मॉडल। प्लग एंड प्ले मॉडल के हिसाब से क्या बनाया जाएगा डेडिकेटेड केमिकल पार्क, कितना 3, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क थ्रू चैलेंजेस रूट्स। यहाँ पे डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर जो था वो कौन सा था, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सिर्फ इतना ही नहीं है, झारखंड को आप इंक्लूड कर सकते हो, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो
हाईटेक टूल रूम जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा भाई सेंटर पर, मतलब CPSEs के द्वारा एट लोकेशंस एज डिजिटली इनेबल्ड ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो, जो बेसिकली लोकली डिज़ाइन किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा और मैन्युफैक्चर किया जाएगा हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स एट अ स्केल एट लोअर कॉस्ट में। उसके बाद यहाँ पे देखो स्कीम जो है बेसिकली इन्हेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शंस और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स के रहेगा CIE के लिए, जो बेसिकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई वैल्यूज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट CIE के लिए। स्कीम जो है बेसिकली किसके लिए रहेगा? फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, जो अनाउंस किया जाएगा टू क्रिएट अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को, जो जिसका बजटरी एलोकेशन आप देखोगे ना तो 10,000 करोड़ है ओवर 5 ईयर्स पीरियड। उसके बाद इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर अनाउंस्ड, मतलब देखो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किसके लिए? टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है, वो अनाउंस किया गया। उसके बारे में देखते हैं। देखो नेशनल फाइबर स्कीम जो है किसके लिए? सेल्फ रिलायंस इन नेचुरल फाइबर सिल्क, जैसे कि सिल्क हो गया, वुल हो गया, जूट हो गया, जो एज इन मैन मेड फाइबर्स रहेगा और न्यू एज फाइबर्स रहेगा, उसके लिए बेसिकली ये दिस वन यहाँ पे देखो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो अनाउंस किया गया है। टेक्सटाइल का एक्सपेंशन, मतलब टेक्सटाइल एक्सपेंशन और एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है वो बेसिकली मॉडर्नाइज किया जाएगा ट्रेडिशनल क्लस्टर में, और साथ ही साथ कैपिटल सपोर्ट, मतलब पैसा का भी सपोर्ट दिया जाएगा मशीन्स के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस के लिए, साथ ही साथ कॉमन टेस्टिंग के लिए और सर्टिफिकेशन सेंटर्स के लिए। समझ में आ रहा है ना आपको यहाँ पे क्या क्या मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, मैं हिंदी में बेसिकली समझाते चल रहा हूँ, है ना। देखो मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है ना वो भी सेटअप किया जाएगा। तो मेगा सेटअप पार्क क्यों सेटअप किया जाएगा? तो जो बेसिकली चैलेंज मोड रहेगा, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस पर फोकस किया जाएगा, और वैल्यू एडिशन उसमें, और अगर मान लो कुछ खर्चा है और टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहिए टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए, तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स का मतलब समझ रहे क्या होता है? मान लो एज इन फायर फाइटर्स का जो एज इन ड्रेस होता है ना, वो सब एज ए उसका भी वन ऑफ द टेक्निकल टेक्सटाइल मान सकते हो। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव जो है वो अनाउंस किया गया था, जो स्ट्रेंथन करेगा किसको? खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को। कौन सा? महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। अब देखो इनिशिएटिव जो है वो क्या हेल्प करेगा? ग्लोबल मार्केट है जो लिंक करेगा ब्रांडिंग को, और साथ ही साथ स्ट्रीमलाइन, मतलब एक जगह कॉरिडोर बनाएगा जो सपोर्ट करेगा ट्रेनिंग, स्किलिंग, क्वालिटीज, प्रोसेस और प्रोडक्शंस को। उसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं, रिजुविनेशन ऑफ लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर। एक स्कीम है, ठीक है, एक स्कीम है जो बेसिकली रिवाइज किया जाएगा 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को, जो कि अनाउंस किया गया, इंप्रूव करेगा उसके कॉस्ट को, कॉम्पिटिटिवनेस को और एफिशिएंसीज को। कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से। वहीं पे तीसरा नंबर देखोगे तो क्रिएट करना है चैंपियन SMEs, मतलब चैंपियन SMEs बनाया जाएगा, और साथ ही साथ सपोर्ट किया जाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस को। तो एक डेडिकेटेड 1,000 करोड़ खर्चा किया जाएगा SMEs ग्रोथ फंड के हिसाब से, के नाम से, जो बेसिकली इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो बनाएगा फ्यूचर चैंपियन, इंसेंटिवाइजिंग द एंटरप्राइजेस बेस्ड ऑन सेलेक्ट क्राइटेरिया। फिर सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड टू बी अलोकेटेड विद एन एडिशनल 2,000 करोड़, जो बेसिकली कंटिन्यू करेगा सपोर्ट किसके लिए? माइक्रो एंटरप्राइजेस, और मेंटेन करेंगे उसके एक्सेस को रिस्क एज इन रिस्क कैपिटल। फिर गवर्नमेंट जो है बेसिकली फैसिलिटेट करेगा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि ICAI, ICSI और ICMAI, जो डिज़ाइन करेगा शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर कोर्सेज और प्रैक्टिकल टूल्स को, जो डेवलप किया जाएगा कैडर कॉर्पोरेट मित्रास, स्पेशली इन टायर 2 और टायर 3 टाउन्स में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ये सब नहीं भी समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना डेप्थ में पूछना मुश्किल है, अगर पूछ भी दिया तो आंसर देना मुश्किल है, राइट। उसमें देखो डिलीवरिंग अ पावरफुल पुश टू इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बेसिकली कितना से कितना किया जाएगा? 12.2 लाख करोड़ से इन फाइनेंशियल ईयर 2026 को इंक्रीज किया जाएगा कितना? 12.2 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2026-27। गवर्नमेंट जो है सेटअप करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड। मान लो इनकेस कोई रिस्क हो जाता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब हो जाता है, उसके लिए गारंटी फंड आएगा जो स्ट्रेंथन करेगा उसके कॉन्फिडेंस को, मतलब प्राइवेट डेवलपर्स रिगार्डिंग रिस्क ड्यूरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन फेजेस में। गवर्नमेंट जो है वो एक्सेलरेट करेगा रिसाइकलिंग ऑफ सिग्निफिकेंट रियल एस्टेट एसेट्स ऑफ CPSEs। कैसे? थ्रू सेटिंग अप डेडिकेटेड REITs। साथ ही साथ प्रमोट करेगा इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल मूवमेंट ऑफ कार्गो फॉलोइंग द मेजर्स आर प्रपोज्ड। देखो न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कनेक्ट करेगा डांकुनी इन ईस्ट टू सूरत इन वेस्ट। कहाँ पे? डांकुनी इन ईस्ट टू सूरत इन वेस्ट। वहीं पे 20 न्यू नेशनल वाटरवे टू बी ऑपरेशनलाइज्ड, मतलब नेशनल वाटरवे जो जितना भी है वो ऑपरेशनलाइज, मतलब वो काम में भी लाया जाएगा, ठीक है। ओवर नेक्स्ट 5 ईयर, जो स्टार्टिंग विद एन नेशनल वाटरवे 5 इन ओडिशा टू कनेक्ट द मिनरल रिच एरियाज ऑफ तालचेर, अंगुल एंड साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सेंटर जैसे कि कलिंगानगर टू द पोर्ट ऑफ पारादीप्स एंड धमरा।
उसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो भी सेटअप किया जाएगा, किसके लिए, रीजनल सेंटर्स टू एक्सीलेंस, रीजनल सेक्टर्स ऑफ एक्सीलेंस, किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड मैन पावर्स के लिए। फर्दर आप देखोगे एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम है जो केटर करेगा इनलैंड वाटरवे को, जो सेटअप किया जाएगा वाराणसी और पटना में। एक कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम है जो इसके लिए लॉन्च किया जाएगा फॉर इंसेंटिवाइजिंग अ मॉडल शिफ्ट, किसके लिए, रेल और रोड के लिए, जो इंक्रीज करेगा शेयर ऑफ इनलैंड वाटरवे और कोस्टल शिपिंग फॉर्म्स को। उसको इंश्योर करना है लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो अन आउटले ऑफ 20,000 करोड़ जो है ओवर नेक्स्ट 5 ईयर अनाउंस किया जाएगा फॉर कार्बन कैप्चर, जो यूटिलाइज करेगा स्टोरेज CCUS टेक्नोलॉजीज को, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखो कि डेवलपिंग द सिटीज़ इकोनॉमिक रीजन, कैसे, एक अलोकेशन ऑफ 500,000 करोड़ जो है 5 साल के लिए पर सिटी एक इकोनॉमिक रीजन अनाउंस किया जाएगा। क्यों अनाउंस किया जाएगा, ये 5,000 करोड़ ओवर 5 साल पर सिटीज़ के लिए। तो इम्प्लीमेंट करना है उनके प्लान को थ्रू चैलेंज मोड, साथ ही साथ विद रिफॉर्म कम रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के साथ। गवर्नमेंट जो है क्या करेगा, डेवलप करेगा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। क्या डेवलप करेगा, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर डेवलप करेगा, ठीक है, जो एज इन वैसे सिटीज़ जहाँ मतलब प्रेजेंट रहेगा, जो एज इन ग्रोथ कनेक्टर रहेगा, जो प्रमोट करेगा इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम को, जो इंक्लूड करेगा मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलोर, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी, है ना। ये बेसिकली 7 जो हम लोग यहाँ पे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देख रहे हैं वो यही है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट सेटअप करेगा एक हाई लेवल कमेटी, किनके लिए, बैंकिंग फॉर विकसित भारत के लिए, मतलब बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, विकसित भारत को 2047 वाला जो है विकसित भारत, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। क्यों, तो टू कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू द सेक्टर्स एंड अलाइंग इट्स विद इंडियाज नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ वाइल सेफगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंक्लूजन और कंज्यूमर प्रोटेक्शंस को। गवर्नमेंट क्या करेगा, एक रीस्ट्रक्चर करेगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और साथ ही साथ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जो अचीव किया जाएगा स्केल, मतलब टू अचीव द स्केल एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑन पब्लिक सेक्टर्स NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में। उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू जो है, मतलब देखा जाएगा, मतलब रिव्यू देखा जाएगा फिर से उसमें ध्यान दिया जाएगा। वो कह रहे हैं ऑफ द फाइनेंस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए, मतलब बिना कर्ज वाले इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जो बेसिकली ये फाइनेंस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स जो है वो प्रपोज किया जाएगा टू क्रिएट अ मॉनेटरी कंटेम्प्रेरी यूजर फ्रेंडली फ्रेमवर्क, किसके लिए, फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट विद इन इंडियाज इवॉल्विंग इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ के लिए। वही म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या है, एक इंसेंटिव है जो लगभग 100 करोड़ का रहेगा फॉर सिंगल बॉन्ड, जो इशू किया जाएगा मोर देन 1,000 करोड़ अनाउंस टू एनकरेज द इशुएंस ऑफ म्यूनिसिपल बॉन्ड ऑफ हायर वैल्यू बाय लार्ज सिटीज़। वहीं अब सेकंड कर्तव्य देखो, पहला कर्तव्य तो हो गया हमारा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, कहाँ गया, वेट, देखो पहला कर्तव्य जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेकंड कर्तव्य क्या है, ये बेसिकली एस्पिरेशन ऑफ आवर पीपल, मतलब हमारे लोगों का जो भी एज एन एस्पिरेशन है, मतलब वहाँ पे उसको पूरा करना है और बिल्ड करना है उनकी कैपेसिटी को बढ़ावा देना है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, सेटअप करेगा हाई पावर्ड एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइजेस स्टैंडिंग कमेटी, मतलब एक कमेटी बैठाई जाएगी, हर चीज़ के लिए कमेटी ही बैठाता है, उसके बाद तो एम्प्लॉयमेंट तो होते रहेगा। उसके बाद टू रिकमेंड करेगा मेजर्स दैट फोकसेस ऑन सर्विस सेक्टर एज अ कोर ड्राइवर ऑफ विकसित भारत। उसके बाद क्रिएट करेगा एक प्रोफेशन फॉर द विकसित भारत, मतलब क्रिएशंस ऑफ प्रोफेशनल्स फॉर विकसित भारत में जितने भी इंस्टीट्यूशंस जो है ना, मतलब एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स AHP जो अपग्रेड किया जाएगा, और न्यू अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं, इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा इन प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में। उसके साथ 1 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। 5 रीजनल मेडिकल हेल्थ हब जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जो प्रमोट करेगा इंडिया को एज अ हब ऑफ मेडिकल टूरिज्म सर्विसेज। वहीं पे आयुष क्या है, एक 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा टू बी स्टैब्लिश, 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा टू बी स्टैब्लिश्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है। 3 न्यू आयुष एज स्टैब्लिश किया जाएगा। फिर एनिमल हस्बेंड्री में क्या है, तो गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली स्केल अप करेगा, बढ़ावा करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ वर्टिनरी प्रोफेशनल्स बाय मोर देन 20,000। उसके बाद लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी जो है बेसिकली सपोर्ट करेगा स्कीम्स को टू बी लॉन्च फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्टिनरी एंड वेटनरी पैरा वेट कॉलेजेस, वेटनरी हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, साथ ही साथ ब्रीडिंग फैसिलिटीज़ इन प्राइवेट सेक्टर्स में, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई, कौन सा, ये वाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई जो है प्रोवाइड करेगा सपोर्ट, किसके लिए, सेटअप करेगा एक एनिमेशन विजुअल इफेक्ट, क्या, एक एनिमेशन विजुअल इफेक्ट जो गेमिंग और कॉस्मिक्स के लिए, मतलब पूरा नाम क्या है इसका, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉस्मिक
कंटेंट क्रिएटर लैब, जो बेसिकली 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेजेस को सेटअप करेगा, ठीक है। अब देखो एजुकेशन, 5 यूनिवर्सिटीज टाउन्स एंड 5 universities towns to be created in vicinity of major industrial and logistic corridors through challenge route, मतलब through VGF जो है ना, VGF capital support, 1 girl hostels to be established in every district, एक गर्ल्स हॉस्टल हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। फिर टूरिज्म देखोगे, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी टू बी अपग्रेडेड टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मतलब एक पायलट स्कीम किसके लिए, जो अपस्किल करेगा 1000 गाइड्स के लिए इन 20 टूरिस्ट साइट, जो अनाउंस करेगा थ्रू अ स्टैंडर्डाइज्ड हाई क्वालिटी 12 वीक ट्रेनिंग कोर्सेज इन हाइब्रिड मोड इन कोलैबोरेशंस विद एन IIM, ठीक है। मतलब IIM के साथ कोलैबोरेट करके एक होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद एक नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, डिजिटली डॉक्यूमेंट किया जाएगा ऑल द प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेबल कल्चरल स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज को, ठीक है। इतना नहीं जानना है, ओके, जितना जानना है उतना आप ध्यान रखो। हेरिटेज और कल्चरल टूरिज्म में 15 आर्कियोलॉजिकल साइट जो है, जैसे कि लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, राखी गढ़ी हो गई। देखो आपका काम क्या है कि जितने भी ये मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले साइट जो है ना, इसके बारे में आपको एकदम सारा कुछ याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, राखी गढ़ी हो गई, उसके बाद आदि चन्नौर हो गया, समत हो गया, हस्तिनापुर एंड लेह जो है वो प्लेस टू बी डेवलप्ड इनटू वाइब्रेंट एक्सपेरिएंशियल कल्चरल डेस्टिनेशंस के। उसके बाद स्पोर्ट्स में देखोगे, खेलो इंडिया मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा, जो ट्रांसफॉर्म करेगा स्पोर्ट्स को, मतलब स्पोर्ट्स सेक्टर ओवर नेक्स्ट डिकेड में। अब हमारा थर्ड कर्तव्य देखते हैं। थर्ड कर्तव्य जो है बेसिकली अलाइंड विद विजन्स ऑफ सबका साथ सबका विकास एंड रिक्वायर्स अ टारगेटेड एफर्ट इन फॉलोइंग 4 एरियाज में। अब देखो इंक्रीजिंग फार्मर इनकम्स में देखोगे एक न्यू इनिशिएटिव जो है वो बेसिकली अंडरटेकन है, किसके लिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 500 रिजर्वायर्स और अमृत सरोवर्स के लिए। साथ ही साथ हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, मतलब गवर्नमेंट जो है सेटअप करेगा, सपोर्ट करेगा हाई वैल्यू क्रॉप सच जैसे कि कोकोनट हो गया, सैंडलवुड हो गए, कोकोवा, कैश्यूज इन कोस्टल एरियाज। कोकोनट प्रमोशन स्कीम जो है वो लॉन्च किया जाएगा, जो इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन और इन्हांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी को। उसके बाद भारत विस्तार, मतलब वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम जो एक्सेस करेगा, मतलब सॉरी वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस द एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। भारत विस्तार एक बेसिकली एक क्या है, एक टूल है, AI टूल। देखो गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करेगा भारत विस्तार, एक मल्टीलिंगुअल AI टूल है ना, ये वाला मैं कह रहा हूँ, जो इंटीग्रेट करेगा जितने भी एग्री स्टैक पोर्टल्स है, मतलब एग्रीकल्चरल से लिंक जो पोर्टल है और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च पैकेज से वो लिंक करेगा ऑन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विद AI सिस्टम्स के साथ, जो एम्पावर करेगा। दूसरा है हमारा एम्पावरिंग दिव्यांगन्स। देखो यहाँ पे है ना कि पहला है एज इंक्रीज करना है फार्मर की इनकम को, दूसरा है एम्पावर करना है दिव्यांगजन्स को, मतलब दिव्यांगजन्स जो बेसिकली कौशल योजना के तहत फॉर दिव्यांगजन्स टू ऑफर टास्क ओरिएंटेड एंड प्रोसेस ड्रिवन रोल्स इन IT, AVGC सेक्टर्स, हॉस्पिटैलिटी एंड फूड एंड बेवरेज सेक्टर्स में। वहीं पे कमिटमेंट जो है बेसिकली मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा केयर्स के लिए है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करेगा NIMHANS2 इन नॉर्थ इंडिया। गवर्नमेंट क्या करेगा, अपग्रेड करेगा नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, कहाँ पे, रांची, तेजपुर एज अ रीजनल अपेक्स इंस्टीट्यूट। वहीं पे फोकस दूसरा मतलब चौथा नंबर देखोगे, फोकस है ऑन पूर्वोदय स्टेट्स, मतलब पूर्वोदय स्टेट्स में फोकस करना है, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, डेवलप करेगा इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको मतलब विथ अ वेल कनेक्टेड नोड एट दुर्गापुर, क्रिएशंस ऑफ 5 टूरिज्म डेस्टिनेशंस इन 5 पूर्वोदय स्टेट्स एंड साथ ही साथ प्रोविजंस ऑफ 4000 ई-बसेस के लिए। तो स्कीम जो है बेसिकली लॉन्च किया गया फॉर डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट कल्चरल स्कीम जो है बेसिकली लॉन्च किया गया फॉर डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट्स इन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, ठीक है। उसके साथ आप यहाँ पे देखोगे 16 फाइनेंस कमीशन जो है ना गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है 1.4 लाख करोड़, किसके लिए, 2 स्टेट्स के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27। किस कैसे, मतलब क्यों, एज अ फाइनेंस कमीशन ग्रांट, एक फाइनेंस कमीशन ग्रांट के नाम से बेसिकली ग्रांट दिया गया है, मतलब ग्रांट मतलब ऐसा पैसा आपको वापस नहीं करना पड़ता है, एज ए रिकमेंडेड बाय 16 फाइनेंस कमीशन। वही बजट स्पीच सेक्शन B में आप देखोगे डायरेक्ट टैक्सेस में न्यू इनकम टैक्स, जैसे कि देखो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है ना वो एज एन इफेक्ट में आएगा अप्रैल 2026 से। कब से आएगा, अप्रैल 2026 से, मतलब ये आ गया है। सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रूल्स रहेगा, फॉर्म जो बेसिकली नोटिफाई किया जाएगा शॉर्टली, फॉर्म जो
बेसिकली रिडिज़ाइन करेंगे फॉर ईजी कंप्लायंस ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए। वहीं एज ऑफ लिविंग देखोगे बेसिकली तो इंटरेस्ट अवार्ड मतलब इंटरेस्ट अवार्डेड बाई मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, मतलब जितने भी मोटर एक्सीडेंट क्लेम कर होता है उससे जो इंटरेस्ट जो मिलता है टू अ नेचुरल पर्सन विल बी एक्सेप्टेड, तो वो एज इन उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा उनको, ठीक है, इनकम टैक्स में नहीं लगेगा। और साथ ही साथ एंड एनी TDS ऑन दिस अकाउंट विल बी डन अवे विथ। उसके बाद TCS रैशनलाइजेशन, ठीक है, रिड्यूस करेगा TCS रेट्स ऑन सेल्स ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम्स पैकेज टू 2% फ्रॉम करेंटली 20%, रिड्यूस करेगा TCS रेट टू 2% फ्रॉम करंट 5% फॉर LRS रेमिटेंसेस फॉर एजुकेशन से, मतलब आपको ये याद रखना है 2% अब हो जाएगा 20% से टूरिज़म्स के लिए, ठीक है, रिड्यूस करेगा सेल्स ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम। और उसके बाद जो यहाँ पे एजुकेशनल और मेडिकल जो मान लो 5% जो पहले लगता था वो अब 2% लगेगा, ठीक है। सिंप्लीफाइड TDS जो है बेसिकली प्रोविजंस जो है फॉर मैन पावर सप्लाई विल बेनिफिट लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस। स्कीम जो है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए वेयर इन अ रूल जो है वो बेस्ड ऑन ऑटोमेटेड प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग द लोअर और नील डिडक्शन सर्टिफिकेट्स इंस्टेड ऑफ फिलिंग दैन एप्लीकेशंस विद एन एसेसर्स। फिर सिंगल विंडो जो है मतलब एक बार में आप मतलब एक ही जगह आपको फाइल करना है विद डिपॉजिटर्स फॉर्म्स और 15G और 15H और TDS ऑन डिविडेंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा, इतना नहीं जानना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक डेट देख लो, एक्सटेंड टाइम अवेलेबल फॉर रिवाइजिंग द रिटर्न जो है वो 31 दिसंबर से अप टू 31 मार्च हो जाएगा विद द पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस। अब यहाँ पे देखो रैशनलाइजेशन पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशंस देखो, मतलब IT असेसमेंट्स एंड पेनल्टीज प्रोसीडिंग्स आर प्रोसेस टू बी प्रपोज टू बी इंटीग्रेटेड बाय वे ऑफ कॉमन ऑर्डर फॉर बोथ। टैक्स पेयर जो है वो क्या करेगा, अलाउ करेगा, मतलब टैक्स पेयर अलाउड टू अपडेट देयर रिटर्न्स even after reassessment proceedings have been initiated to reduce litigations at an additional 10% tax rate over above the rate applicable for the relevant year। penalty क्या है, penalty for misreporting of income also eligible for immunity with payments of additional income tax। फिर प्रोसिक्यूशन फ्रेमवर्क जो है अंडर इनकम टैक्स एक्ट देखोगे टू बी वो रैशनलाइज, मतलब फिर से उसको चेंज किया जाएगा। नो प्रोडक्शंस मतलब नॉन प्रोडक्शंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ TDS पेमेंट वेयर पेमेंट इज मेड इन काइंड टू बी डीक्रिमिनलाइज्ड। वहीं पे नॉन डिस्क्लोजर मतलब अगर आप इनके सब पैसा नहीं दिखाते हो ऑफ नॉन इमूवेबल foreign assets with an aggregate value less than 20 lakh rupees to be provided with an immunity for the prosecutions under the retrospective effect from, मतलब ठीक है इतना आपको नहीं जानना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अब देखो कोऑपरेटिव्स में क्या होता है, देखो बेसिकली कोऑपरेटिव मतलब पैसा भी यहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो एक्सटेंड डिडक्शंस ऑलरेडी अलाउड टू प्राइमरली कोऑपरेटिव सोसाइटी engaged in supplying milk, oilseed, fruits and vegetables raised on growth by a members to those जो सप्लाइंग द कैटल्स फीड्स एंड कॉटन सीड्स ऑल्सो। फिर आगे देखते हैं अलाउ द इंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब अलाउ द इंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी डिविडेंड इनकम एज अ डिडक्शंस अंडर द न्यू टैक्स रेजिम टू एक्सटेंड इट्स फर्दर डिस्ट्रीब्यूट। मतलब देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना इतना मत जानो, देखो यहाँ पे आप इतना जानो कि एक्सेम्पशन पीरियड जो है ना मतलब और वो बढ़ा दिया गया है 3 साल के लिए, जो किसके लिए है, डिविडेंड इनकम के लिए है। फिर छोड़ो रहने दो, इतना भी कुछ नहीं। देखो यहाँ देखो सपोर्टिंग IT सेक्टर को कैसे सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया की ग्रोथ इंजन में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज SDS जो है बेसिकली, और IT इनेबल्ड सर्विसेज नॉलेज मतलब सर्विसेज है, नॉलेज प्रोसेस आउटस्टैंडिंग सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रिलेटिंग टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो एक साथ क्लब किया जाएगा, ठीक है, एक ही जगह लाया जाएगा। किसको, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज को, IT इनेबल्ड सर्विसेज को, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज को और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक जगह ला के अंडर सिंगल कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज विद अ कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन ऑफ 15.5% में लाया जाएगा। उसके बाद थ्रेशोल्ड कितना मतलब एज इन बढ़ा मैक्सिमम टू मिनिमम जो अवेल होगा सेफ हार्बर फॉर एन IT सर्विसेज वो एनहांस किया जाएगा 300 करोड़ रुपीज़ से लेके 2000 करोड़ रुपये। मतलब अगर मान लो ये सेफ हार्बर जो है ना वो 300 करोड़ था पहले, तो अब वो कितना हो जाएगा 2000 करोड़ हो जाएगा, ठीक है, 2000 करोड़ रुपीज़। उसके बाद सेफ हार्बर फॉर IT सर्विसेज शैल बी अप्रूव्ड बाय एन ऑटोमेटेड रूल ड्रिवन प्रोसेसेस, साथ ही साथ कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एट अ स्ट्रेचेस। फिर यूनिलेटरल एडवांस्ड प्राइसिंग एग्रीमेंट APA, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एज इन ये प्रोसेस है किसके लिए, IT सर्विसेज के लिए, जो फास्ट ट्रैक किया जाएगा विद एन एंडेवर टू कंक्लूड विद एन पीरियड ऑफ 2 years, ठीक है, छोड़ रहने दो।
अब देखो अट्रैक्टिंग ग्लोबल बिजनेसेस, मतलब ग्लोबल बिजनेस में बाहर की कंपनी इंडिया में आके कैसे इन्वेस्ट करेगी, उसके लिए क्या है, कोई फॉरेन कंपनी जो बेसिकली प्रोवाइड करता है अपना क्लाउड सर्विसेज, मतलब क्लाउड सर्विसेज मतलब क्लाउड में आप एज मान लो टेलीग्राम में, एज एन टेलीग्राम में आप कुछ सेव कर दे रहे हो तो एज एन क्लाउड में जाकर सेव हो जा रहा है ना, उसी तरह बोल रहा है कि कोई भी फॉरेन कंपनी अपना एज एन क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है कस्टमर ग्लोबली को बाय यूजिंग डेटा सेंटर सर्विसेज फॉर इंडिया टू बी प्रोवाइडेड टैक्स हॉलीडे, उनको टैक्स नहीं लगेगा उस कंपनी को, कब तक, 2047 तक। उसके बाद एक सेफ हार्बर जो है बेसिकली 15% का ऑन कॉस्ट टू बी प्रोवाइडेड इफ द कंपनी प्रोवाइडिंग डेटा सेंटर सर्विसेज फ्रॉम इंडिया इज अ रिलेटेड एंटिटी। उसके बाद एक सेफ हार्बर जो है बेसिकली टू अ नॉन रेसिडेंट्स फॉर कंपोनेंट्स वेयर हाउसिंग ऑन बॉन्डेड वेयर हाउसेज एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 2%, कितना प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 2% जो है उसके इनवॉइस वैल्यू का, जितना पैसा उसमें उसके लिस्ट में रहेगा, जितना उसके रसीद में रहेगा, उसका कितना 2% टैक्स लगेगा। वहीं रिजल्टेंट टैक्स जो रहेगा वो कितना रहेगा, 0.7% विल बी मच लोअर देन कंपीटिंग जुडिशियरी। रहने दो, इतना आपको फिर से नहीं जानना है। अब यहाँ पे देखो कि एक्सेम्पशन जो है बेसिकली इनकम टैक्स फॉर 5 ईयर्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर नॉन रेसिडेंट, जो यहाँ पे इंडिया में नहीं रहते हैं ना, तो एक्सेप्शन रहेगा इनकम टैक्स का 5 ईयर्स को टू बी प्रोवाइडेड फॉर नॉन रेसिडेंट वो प्रोवाइड कैपिटल गुड, जो कैपिटल गुड जो है वो एज इन इंडिया में प्रोवाइड करता है इक्विपमेंट्स और टूलिंग्स और एनी टूल मैन्युफैक्चरिंग बॉन्डेड जोन को। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एक जॉइंट कमेटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा, मतलब बैठाएगा, जो इनकॉर्पोरेट करेगा रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनकम कंप्यूटेशन, मतलब इनकम को कैसे हम एज एन एक स्ट्रीम में ले आके उसको कैलकुलेट करेंगे कितना पैसा कमाई हो रहा है और कितना टैक्स लगेगा। इन हैंड एक कमेटी बैठाई जाएगी जो इनकम को देखेगा और उससे टैक्स लगाएगा। ठीक है, तो इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, जो एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस जो है बेसिकली वो एज इन इटसेल्फ वही काम करता है। सेपरेट अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट बेस्ड ICDS विल बी डन अवे विथ फ्रॉम द टैक्स ईयर 2027 से लेकर 2028 तक। डिफिनेशन जो है बेसिकली डिफिनेशंस ऑफ अकाउंटेंट फॉर पर्पसेस ऑफ सेफ हार्बर रूल्स टू बी रैशनलाइज्ड। फिर अदर टैक्स जो है बेसिकली अदर टैक्स प्रपोजल देखोगे तो इन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी सेफ होल्डर शेयर होल्डर बाईबैक जो है मतलब कितना एज एन आपको बैकअप मिलता है, बाईबैक मिलता है कितना, मतलब कैशबैक होता है ना, उसी तरह बाईबैक होता है फॉर द ऑल द टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स टू बी टैक्स एज अ कैपिटल गेन्स। फिर प्रोमोटर जो है बेसिकली टू पे अन एडिशनल बाईबैक, कितना, जो प्रमोट करेगा ना इसको उसके लिए एडिशनल बाईबैक रहेगा, तो मेकिंग इफेक्टिव टैक्स ऑफ 22% फॉर एन कॉर्पोरेट प्रमोटर एंड 30% फॉर नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के लिए। ठीक है, आई होप दैट आपको समझ में नहीं ही आ रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस देख लेते हैं, तो टैरिफ सिंप्लीफिकेशंस में मरीन हो गया, लेदर हो गया और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हो गया। तो लिमिट जो है बेसिकली ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, मतलब एज इन कोई भी आपको एज इन टैक्स नहीं लगेगा जो इंपोर्ट आप कर रहे हो ऑफ स्पेसिफिक इनपुट, जैसे कि प्रोसेसिंग सी फूड्स, मतलब प्रोसेसिंग सी फूड्स प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट, जो मतलब सॉरी द लिमिट जो है of duty free imports of specified inputs used for processing seafood products for export to increase from current 1% to 3% of FOB value। मतलब देखो लिमिट जो है ना ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ठीक है, कि आप बिना टैक्स के कितना इंपोर्ट कर सकते हो वो आपका बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इंक्रीज फ्रॉम द करंट 1% 3% ऑफ FOB वैल्यू, जितना भी आपका FOB वैल्यू होगा उसका 3%, पहले 1% था, 3% आप एज इन क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ स्पेसिफाइड इंपोर्ट, मतलब कोई भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो है किसी स्पेसिफाइड इंपोर्ट का विच इज करेंटली अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ लेदर और सिंथेटिक फुटवेयर टू बी अलाउड। फिर एनर्जी ट्रांसिशंस एंड सिक्योरिटी में देखोगे तो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, मतलब कस्टम ड्यूटी होता है ना कि मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जा रहा है तो कुछ टैक्स लगता है। गिवन टू कैपिटल गुड्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयंस सेल्स फॉर बैटरीज टू बी एक्सटेंडेड। फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ सोडियम एंटीमोनेट फॉर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर ग्लासेस टू बी एक्सेप्टेड। वही न्यूक्लियर पावर में देखोगे तो एग्जिस्टिंग बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है ना वो एक्सटेंड किया गया है। कुछ भी आप अगर इंपोर्ट करते हो गुड्स जो कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में रिक्वायर्ड होता है वो एक्सटेंड किया गया है 2035 तक, मतलब 2035 तक अगर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में अगर कुछ हमको इंपोर्ट करना उसके रिस्पेक्ट में तो आपको ऐसे टैक्स नहीं लगेगा। क्रिटिकल मिनरल देखोगे बेसिकली तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है टू इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल टू बी एक्सेप्टेड, मतलब अगर आपको एज एन क्रिटिकल मिनरल के लिए कोई चीज़ आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो ऐसे मान लो लिथियम ही मान लेते हैं ना, तो उसके लिए अगर आप मान लो बैटरी हो गया, बैटरी के अगर कुछ आप इंपोर्ट कर रहे हो
तो उस पर आपको एज एन टैक्स नहीं लगेगा। बायोगैस ब्लेंडेड सीएनजी, तो एंटायर वैल्यू ऑफ बायोगैस जो है वाइल कैलकुलेटिंग द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेबल ऑन बायोगैस ब्लेंडेड सीएनजी वो एक्सक्लूड किया जाएगा। उसके बाद साथ ही सिविल एंड डिफेंस एविएशन देखोगे, एविएशन सिस्टम मतलब प्लेन वाला, तो देखो बेसिकली एयरवेज, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन द कंपोनेंट्स, मतलब वो भी वैसा भी प्रोडक्ट्स में और पार्ट्स में जो कि रिक्वायर्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, सिविल, ट्रेनिंग या फिर अदर एयरक्राफ्ट के लिए, उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। वहीं पे बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल इंपोर्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट टू बी यूज इन मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल रिक्वायरमेंट टू बी यूनियन और डिफेंस टू बी एक्स्ट्रा। मतलब देखो इनकेस अगर आप कस्टम ड्यूटी लगता था ना, कोई भी अगर एयरक्राफ्ट के सामान के लिए, मान लो एयरक्राफ्ट का फ़ैन मंगा रहे हैं या फिर इंजन का कुछ अगर कुछ मंगा रहे हैं, तो उसमें पैसा नहीं लगेगा, एक्सटेंड कर जाएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखोगे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा किसी एक स्पेसिफाइड पार्ट जो कि यूज़ किया गया है मैन्युफैक्चर करने के लिए, माइक्रोवेव ओवन, तो वो एक्सटेम्प्टेड है। वहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक स्पेशल वन टाइम मेजर्स टू फैसिलिटेट सेल्स बाई एलिजिबल मैन्युफैक्चर्स यूनिट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब देखो यहाँ फिर से पढ़ लेते हैं, देखो एक स्पेशल वन टाइम मेजर्स होता है, मतलब देखो यहाँ सेल्स करने के लिए, बेचने के लिए डोमेस्टिक टैरिफ एरियाज एट अ कंसेशनल रेट्स में बेसिकली आप यहाँ पे बेच सकते हो ऑफ ड्यूटी इज प्रोसेस्ड। और ये क्वालिटी है, बेसिकली क्वांटिटी है ऑफ सच सेल्स विल बी लिमिटेड टू अ प्रेस्क्राइब्ड प्रोपोर्शंस ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स। उसमें एज ऑफ लिविंग देखोगे बेसिकली तो टैरिफ, द टैरिफ रेट ऑन ऑल द ड्यूटिएबल गुड्स इंपोर्टेड फॉर पर्सनल यूज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 20% टू 10%। वहीं बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है बेसिकली 17 ड्रग का, मेडिसिन का, वो भी एक्सटेंड कर दिया गया है। ड्यूटी फ्री पर्सनल इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन एंड फूड जो है फॉर 7 मोर रेयर डिजीज वो भी एज इन ख़त्म कर दिया गया है। कस्टम प्रोसेस देखोगे बेसिकली सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो कस्टम प्रोसेस टू हैव अ मिनिमल इंटरवेंशन, बहुत कम इंटरवेंशन रहेगा कस्टम प्रोसेसेस को, मतलब कस्टम ड्यूटी वाले आते हैं ना, वो उसमें बहुत कम इंटरवेंशन रहेगा ताकि स्मूथर और फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो पाए। ठीक है, वैसे होता है ना, कस्टम वाला पकड़ लिया है, नाप रहा है, देख रहा है कि सही से सामान आया है कि नहीं आया, या फिर उसमें टैक्स लगा है कि नहीं, वो ज़्यादा इंटरवेंशन मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको, ऐसा करते हैं, है ना। ट्रू बेस्ड सिस्टम देखोगे तो ड्यूटी डेफरल पीरियड ऑफ टायर 2 एंड टायर 3 ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर नोन एज AEO टू बी इनहैंस्ड फ्रॉम 15 to 30 days, सेम एज एक्सटेंडेड टू एलिजिबल मैन्युफैक्चर इंपोर्ट। कितना नहीं जानना है ना। अब देखो एज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या लिखा हुआ है, कार्गो क्लियरेंस, मान लो कोई कार्गो, कोई शिपमेंट अगर कहीं से आ रही है वाटरवे से, उसका क्लियरेंस किस तरह हो रहा है, तो अप्रूवल जो है फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज टू बी सीमलेसली प्रपोज थ्रू अ सिंगल एंड इंटरकनेक्टेड डिजिटल विंडोज बाय एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मतलब बेसिकली एक सिंगल विंडो क्लियरेंस रहेगा, मतलब जगह जगह टेबल टू टेबल नहीं जाना पड़ेगा। प्रोसेस देखो ये सब बोल वचन तो रहता ही है, इसके में बीच में बहुत कुछ बातें रहती हैं जो क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहता है या फिर पता नहीं चलता है कि और प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब देखो न्यू इम्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ कुछ है, तो फिश कैच बाय एन इंडियन फिशिंग वेजल इज़ इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 200 नॉटिकल माइल्स में अगर मान लेते हैं, तो अगर मान लो वहाँ पे अगर फिश पकड़ते हैं ऑफ हाई सीज टू बी मेड फ्री ऑफ ड्यूटी, मतलब वहाँ पे एज इन आपको टैक्स नहीं लगेगा। लैंडिंग ऑन सच फिशेज ऑन फॉरेन पोर्ट्स विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। फिर कंप्लीट रिमूवल ऑफ करंट वैल्यू का कंप्लीट रिमूवल, वैल्यू कैप ऑफ ₹10 लाख पर कंसाइनमेंट। एक कंसाइनमेंट आता है ना, मान लो एक शिप में पूरा एक सामान आ रहा है तो उसको कंसाइनमेंट बोलते हैं, तो उसी को बोल रहा है कि जितना भी करंट वैल्यू रहेगा ना ऑफ ₹10 लाख पर कंसाइनमेंट ऑन कुरियर एक्सपोर्ट सपोर्ट एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन स्मॉल बिजनेसेस आर्टिजन्स एंड स्टार्टअप्स, पूरा छाप दिया गया है, बजट को छाप दिया गया है, कोई बात नहीं। कुछ यहाँ पे देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस स्कीम्स। अब देखोगे बजट 2026-27 में तो VBG रामजी, तो उसमें कितना है 95,692 करोड़, थोड़ा याद रखोगे, है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर जल जीवन मिशन 67,670 करोड़, PM किसान 63,500 करोड़, PM आवास योजना रूरल 54,912 करोड़। हम यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस स्कीम्स अंडर बजट 2026-27 में सबसे पहले अगर टॉप 4 देखोगे कहाँ सरकार खर्चा कर रही है, तो BBG रामजी एज इन उसमें कितना खर्चा कर रही है, तो 95,692 करोड़।
उसके बाद जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन में कितना खर्चा कर रही है 67,670 करोड़। उसके बाद पीएम किसान में 63,500 करोड़ और पीएम आवास योजना रूरल में 54,917 करोड़। अब देखो एक्सपेंडिचर देखोगे ऑन मेजर आइटम्स अंडर बजट 2026 देखोगे तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर देखो, ये सेक्टर्स पे भी आप देख सकते हो, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ये 5,98,520 करोड़। डिफेंस में कितना है तो 5,94,585 करोड़। आपको ये याद रखना है सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में खर्चा कर रही है, उसके बाद डिफेंस में, क्योंकि ये डेटा पूछना मतलब बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले होता है ट्रांसपोर्ट में, दूसरा डिफेंस में, थर्ड है आपका रूरल डेवलपमेंट में और फोर्थ है आपका होम अफेयर्स में। होम अफेयर्स में कितना खर्चा हो रहा है 2,55,000। वहीं पे एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में कितना हो रहा है 1,62,671 करोड़। अब एक्सपेंडिचर देखोगे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ में, तो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ के अंतर्गत हम लोग 3 मिनिस्ट्री देखेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री में कितना हो रहा है 7,84,678 करोड़। वहीं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्रीज़ में सेकंड और थर्ड में रेलवे मिनिस्ट्री में खर्चा हो रहा है, ठीक है। अब देखो हम 20 नंबर देखते हैं, जो भी न्यू स्कीम अनाउंस किया गया होगा यूनियन बजट में 2026-27 में, वो देखेंगे। तो सबसे पहले आएगा रिजर्वायर डेवलपमेंट स्कीम। रिजर्वायर डेवलपमेंट स्कीम जो है बेसिकली इंडिया में रिजर्वायर डेवलपमेंट स्कीम जो है वो मेनली फोकस किस में करेगा, फिशरीज़ में, वाटर कंजर्वेशन में, और इन्हांस करेगा रूरल लाइवलीहुड को, मतलब गाँवी क्षेत्र में जो लाइवलीहुड रहने का रहन सहन जो है उसको बढ़ावा देगा थ्रू की इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव से देखोगे जैसे कि हो गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये बेसिकली फिशरीज के लिए था, है ना। फिशरीज के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना था, एंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF, और साथ ही साथ केज कल्चर, ठीक है। उसके बाद ये सीड स्टॉकिंग, मतलब सीड को एज रख रखाव के लिए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर बीइंग अंडरटेकन इन रिजर्वायर लीडिंग टू रिकॉर्ड इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन, मतलब बेसिकली ये फिश प्रोडक्शंस के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके बाद बायोफार्मा शक्ति योजना का मेन ऑब्जेक्टिव आप देखोगे तो ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब में, मतलब इंडिया को एज इन ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग में एक हब बनाना है। इस स्कीम के अंतर्गत देखोगे तो इसका एम क्या है कि इसको एज इन मेक ट्रीटमेंट फॉर डिजीजेस सच एज कैंसर और डायबिटीज़ एसेसिबल, मतलब कैंसर जैसे और डायबिटीज़ जैसे इलाज का भी यहाँ पे एक्सेसिबल, मतलब आराम से इलाज हो पाए, और अफोर्डेबल रेट में, मतलब एज इन लोगों को बहुत ज़्यादा खर्चा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं हो पाए, बाय बूस्टिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ biologics and biosimilar through an investment of rupees 10,000 crore over 5 years नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। उसके बाद इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ये क्या कहता है तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली इंडिया सेमीकंडक्टर मिशंस का, तो बेसिकली ये क्या करता है ट्रांसफॉर्म करता है इंडिया को इनटू अ ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब, किसमें ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब में, और साथ ही साथ अचीव करता है सेल्फ रिलायंस। क्या अचीव करता है सेल्फ रिलायंस, मतलब एज इन सेल्फ सस्टेन होना चाहिए, मतलब ये अपने पे भरपूर है इनका अपना एज इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में। उसके बाद फॉर विच अ प्रोविजन जिसमें 1,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है बजट के द्वारा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में। मिशन जो है मेनली किस में फोकस करेगा तो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एज इन इंडिया में आत्मनिर्भर भारत एज इन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो पाए, एडवांस चिप डिज़ाइन हो पाए, साथ ही साथ रिसर्च और डेवलपमेंट में भी खर्चा किया जाएगा। वहीं पर सेकंड फेज जो होगा, ये हो गया हमारा पहला फेज ऊपर वाला था, सेकंड फेज जो होगा वो सेमीकंडक्टर बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल और इक्विपमेंट अलॉन्ग साइड असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग, ATMP विल बी एक्सेलरेटेड। क्या होगा ये एक्सेलरेट किया जाएगा। कंटेंट क्रिएटर लैब स्कीम, क्या कंटेंट क्रिएटर लैब स्कीम, ये बेसिकली विजनरी इनिशिएटिव है जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम करेगा एट प्रिपेयरिंग द यूथ फॉर डिजिटल कंटेंट क्रिएशन राइट फ्रॉम द स्कूल एंड कॉलेज लेवल। स्कीम जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था जो बूस्ट करेगा डिजिटल इंडिया को, मतलब डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। इनिशिएटिव जो बेसिकली क्रिएटर्स इकोनॉमी में वो बेसिकली ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये स्पेशलाइज्ड लैब भी स्टैब्लिश करेंगे। क्या करेंगे एक कोई मतलब स्पेशल कोई एक कैटेगरी का लैब स्टैब्लिश किया जाएगा जो बेसिकली 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजेस अक्रॉस कंट्रीज को फैलाया जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आए कंटेंट क्रिएटर लैब स्कीम क्या है। ये एक इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मेनली एम करता है कि वो यूथ के लिए डिजिटल कंटेंट क्रिएशन राइट जो है वो स्कूल और कॉलेज लेवल में ही दिया जाए। ये स्कीम जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है जो बूस्ट करेगा, बढ़ावा देगा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को और क्रिएटर के इकोनॉमी को। उसके बाद यहाँ देखो ये ओवर हियर ये लैब जो है वो बेसिकली डिज़ाइन किया जाएगा, प्रमोट करेगा AVGC, मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉस्मिक और कॉमिक्स को, ठीक है। उस सेक्टर में बेसिकली इसको बढ़ावा दिया जाएगा।
देखो अब यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 जो है टेबल किया गया पार्लियामेंट में। जस्ट अ सेकंड, सही पढ़ रहा है ना, 20वां नंबर और ये हो गया हमारा 21वां। हाँ ठीक है। देखो अब हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पढ़ने वाले हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है 2025-26 वो टेबल किया गया पार्लियामेंट में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा ऑन 29 जनवरी 2026। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो ऑलवेज प्रेजेंट किया जाता है एक दिन बजट के पहले, लेकिन इस ईयर जो है वो इकोनॉमिक सर्वे जो प्रेजेंट किया गया था 3 दिन पहले, 31 जनवरी तक होता है, तो ये 29 को ही प्रेजेंट कर दिया गया। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 जो है वो प्रिपेयर किया गया था इकोनॉमिक डिविजन्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ वी अनंत नागेश्वरन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब आपको ये पता होना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत इकोनॉमिक एडवाइजर और इकोनॉमिक अफेयर मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में ये प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। अब देखोगे पहला इकोनॉमिक सर्वे जो है इंडिया का वो प्रेजेंट किया गया था 1950-51 में टिल 1964। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रेजेंट किया जाता था बजट के साथ, लेकिन 1964 के बाद ये एज एन प्रेजेंट किया गया एक दिन पहले जनरल बजट के। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा और यहाँ पे ये सब देख लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ना इंडिया का जीडीपी ग्रोथ और फिजिकल डेफिसिट जो है वो एस्टिमेट किया गया है 26 एज इन 226, मतलब ऐसे क्यों लिखा है 26 मतलब इंडिया का जीडीपी ग्रोथ और फिजिकल डेफिसिट अकॉर्डिंग टू 2026 अब देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे में फाइनेंशियल ईयर अब देखोगे तो जीडीपी ग्रोथ में तो रियल जीडीपी ग्रोथ जो है 2024-25 का कितना है, एज एन इकोनॉमिक सर्वे तो एक साल पहले का बताता है ये, है ना। तो 2024-25 का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है मतलब जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.5% है। वहीं फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट जो है फॉर 2025-26 वो 7.4% है और एक्सपेक्टेड रियल जीडीपी जो है 2026-27 के लिए 6.8% टू 7.2% ग्रोथ है। इंडिया का पोजीशन देखोगे डिफरेंट सेक्टर में तो ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में 7th है। क्या है? ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में 7th है। वहीं कल्चरल और एंटरटेनमेंट सर्विसेज में 6th है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में 8 है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में 4th है इन टर्म्स ऑफ रैंक। वहीं पे सीमेंट प्रोडक्शन में 2nd है, टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट में 6th है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वॉल्यूम में, ठीक है, वॉल्यूम मतलब किसमें सबसे ज़्यादा एज इन वॉल्यूम समझ रहे हो ना, सबसे ज़्यादा नंबर्स में, ठीक है, तो 3rd है और रेलवे नेटवर्क्स में 4th है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कि स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ देखोगे कांस्टेंट प्राइस में 2022-23 में कितना था 7.6% और 2026-27 में कितना लिया गया है 6.8 से लेके 7.2% तक। वहीं पे पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम मतलब कितना इनकम होता है तो आपको 2025-26 अगर याद रखना है तो 2.20 कितना 2.20 लाख, ठीक है, इन लाख रुपीस एट करंट प्राइस। वहीं पे एग्रीकल्चरल लाइफ स्टॉक और फॉरेस्ट्री और फिशिंग में देखोगे तो ग्रोथ रेट जो है जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस परसेंटेज में देखोगे तो एग्रीकल्चरल लाइफ स्टॉक फॉरेस्ट फिशिंग जो है वो 4.6 था, ठीक है, 4.6% था जीवीए का 2024-25 में, वहीं 3.1% हो गया, कम हो गया है। वहीं इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रेट देखोगे तो 5.9% था 2024-25 में, लेकिन 2025-26 में कितना हो गया है 6.2%। वहीं सर्विस सेक्टर का आप ग्रोथ देखोगे इन परसेंट मतलब बेसिक में, बेसिक प्राइस इन परसेंटेज में, तो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ जो है 7.2% था 2024-25 में, वहीं 9.1% हो गया है 2025-26 में। ठीक है, आपको पता चल गया। अब देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कितना एक्सचेंज रिजर्व तो यूएस का मतलब कितना बिलियन ईयर मतलब एज ईयर एंड में मतलब कितना इंडिया में है तो $701 बिलियन है। ठीक है, वहीं पे फिजिकल डेफिसिट देखोगे तो 4.8% है 2024-25 में। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे जो है 2025-26 का वो प्रेजेंट किया गया था डिवाइडिंग इनटू 16 चैप्टर। तो थोड़ा थोड़ा चलिए सब चैप्टर से ग्लांस कर लेते हैं, थोड़ा हेक्टिक है लेकिन हम लोग को देखना ही होगा। तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी पब्लिशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर, तो ग्रोथ फ्रंटियर तो पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर ये पहला एज क्या है चैप्टर है। ग्लोबल इन्वायरमेंट जो है वो रिमेन फ्रेजाइल, वो क्या रहता है फ्रेजाइल रहता है विद ग्रोथ होल्डिंग अप बेटर देन एक्सपेक्टेड बट रिस्क एलिवेटेड अमिड इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रेड फ्रेगमेंटेशंस और फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज को। इम्पैक्ट देखोगे दिस शॉक्स का मे स्टिल सरफेस विद अ लैग। अब देखो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, इस बैकड्रॉप में इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंड आउट करता है। फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट प्लेस फाइनेंशियल ईयर 2026 जो रियल जीडीपी ग्रोथ कितना है 7.4%। फिर से देखते हैं, अगेंस्ट द बैकड्रॉप इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंड आउट करता है। पहला एडवांस एस्टिमेट प्लेस में फाइनेंशियल ईयर 2026 में रियल जीडीपी ग्रोथ जो है इंडिया का वो 7.4% है और ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ में आप
देखोगे तो 7.3% है, जो बेसिकली अफर्म करता है, बताता है कि इंडिया का स्टेटस जो है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिया है फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर, लगातार 4 साल। वहीं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब प्राइवेट कितना आदमी खर्चा करता है कंजप्शन खाने में, फॉर फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब खाने में कितना खर्चा करता है 7% इन फाइनेंशियल ईयर 2026, जो बेसिकली 61.5% हो जाता है जीडीपी का, द हाईएस्ट सेंस, मतलब ये सबसे ज़्यादा भी इसमें आदमी खर्चा कर रहा है 2012 के रेस्पेक्ट में। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 देखोगे वो भी 61.5% रिकॉर्ड किया था शेयर में। बेसिकली इसका ग्रोथ जो है वो सपोर्ट किया जाता है बाई लो इन्फ्लेशन, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीजिंग द रियल परचेसिंग पावर, मतलब आप 1 रुपये में या फिर 10 रुपये में कितना खर्चा, मतलब कितना खरीदने का वैल्यू, कितना मतलब दम है कितना खरीदने का, ठीक है, उसी को परचेजिंग पावर बोलते हैं, कितना खरीद सकते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस जो है बेसिकली वो ब्लास्टर किया गया रूरल कंजप्शंस में, और इंप्रूवमेंट जो है इन अर्बन कंजप्शन एडेड बाई टैक्स रैशनलाइजेशन इंडिकेट करता है ब्रॉड बेस्ड डिमांड मोमेंटम को। वहीं पे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी स्ट्रेंथन इन फाइनेंशियल ईयर 2026 देखोगे, जो विद ग्रॉस फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन ग्रोथ कितना है 7.8% का। फिर से पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो है उसमें आप देखो कि कितना हम लोग इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो वो स्ट्रेंथन हुआ है, मतलब ताकतवर हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2026 में देखोगे। अब देखो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कितना कैपिटल हम लोग फॉर्म कर पा रहे हैं, कितना हम लोग ऐसे खर्च कर पा रहे हैं कोई भी वस्तु को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, कोई भी वस्तु को खरीदने के लिए, जैसे मान लो मशीन को खरीदने के लिए, जिससे हम लोग आगे चल के उससे कुछ फायदा कमा पाएं, तो एज इन कितना हो गया है वो, तो 7.8% हो गया। मतलब ये विद ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो कितना स्पीड से ग्रो कर रहा है कि हमें कितना दम है कोई भी चीज़ को खरीद के उससे फायदा निकालने के लिए, तो 7.8% से वो ग्रो कर रहा है। और साथ ही साथ उसका शेयर जो है वो एज इन स्टडी एट 30% ऑफ जीडीपी। मोमेंटम जो है बेसिकली वॉज buoyed by sustained public capital एक्सपेंडिचर, मतलब देखो यहाँ कहना चाह रहा है ना कि ये जो ग्रोथ 7.8% का है ना, उसका मोमेंटम, उसका जो इनर्शिया है ग्रोथ होने का, वो बेसिकली आराम से बॉयड मतलब होता है कि बढ़ावा दिया जा रहा है पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर के हेल्प से, और साथ ही साथ रिवाइवल इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ एज एविडेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स। फिर देखो ऑन द सप्लाई साइड देखोगे तो सर्विस जो है बेसिकली वो मेन ड्राइवर है ग्रोथ का। क्या है? सर्विस सेक्टर, सर्विस जो है मतलब सर्विस यहाँ पे वो रिमेन करता, मतलब एज इन रहता है मेन ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल 2026। और ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर सर्विस इंक्रीज होता है 9.3% से विथ एन एस्टिमेटेड 9.1% ग्रोथ फॉर एंटायर फिजिकल ईयर। और ट्रेंड जो है बेसिकली इंडिकेट करता है ब्रॉड बेस्ड एक्सपेंशन अक्रॉस द सेक्टर। ठीक है, एक्सपेंशन क्या हो रहा है इस सर्विस सेक्टर में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को वो शो कर रहा है। अब देखो चैप्टर 2 हम लोग देखेंगे तो फिजिकल डेवलपमेंट एंकरिंग द स्टेबिलिटी थ्रू क्रेडिबल कंसोलिडेशन। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, देखो एंकरिंग मतलब ऐसे कैसे बताया जा रहा है स्टेबिलिटी को क्रेडिबिलिटी कंसोलिडेशन से, मतलब स्टेबल कैसे है हमारा इकोनॉमी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट प्रूडेंट फिजिकल मैनेजमेंट, मतलब फिजिकल को, मतलब महंगाई दर को गवर्नमेंट किस तरह मैनेज करता है, वो बेसिकली स्ट्रेंथन कर रहा है हमारे क्रेडिबिलिटी को, साथ ही रीइंफोर्स कर रहा है, मतलब फोर्स डाल रहा है हमारे कॉन्फिडेंस को इन इंडियाज माइक्रो इकोनॉमिक एंड फिजिकल फ्रेमवर्क में। साथ ही साथ ये दिस लेड मतलब ये बढ़ावा देता है 3 सोवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेडेड इन 2025 बाय मॉनिटरिंग DBRS S&P ग्लोबल रेटिंग्स एंड रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन RNI INC। देखो ये बेसिकली ना 3 सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, एजेंसीज है जो रेट करते हैं कि इसका इकोनॉमी कितना वैल्यूबल है और इसका इकोनॉमी कितना वैल्यूबल नहीं है। अब देखो सेंटर का मतलब एज इन हमारे केंद्रीय सरकार का रेवेन्यू रिसीव्ड जो है बेसिकली स्ट्रेंथन हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू रिसीव्ड क्या हुआ है, वो स्ट्रेंथ बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, मतलब राजस्व प्राप्तियां जो होता है ना, मतलब बिना कर्ज वाली कमाई जो होती है वो बढ़ा है। ठीक है, हमारे सरकार में बिना कर्ज वाली कमाई जो है वो बढ़ी है फ्रॉम एवरेज ऑफ अबाउट 8.5% ऑफ GDP इन फाइनेंशियल ईयर 16 to 20 to 9.2% ऑफ GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2025। वहीं पे इम्प्रूवमेंट देखोगे तो इम्प्रूवमेंट जो है बेसिकली वो वॉज ड्रिवन बाय बॉयंट नॉन कॉर्पोरेट कलेक्शंस विच रोज फ्रॉम, वो बढ़ गया है अबाउट 2.4% ऑफ GDP प्री पैंडमिक टू अराउंड 3.3%
पोस्ट पैंडेमिक। डायरेक्ट टैक्स देखो, द डायरेक्ट टैक्स बेस एक्सपेंडेड स्टेडिली, मतलब डायरेक्ट टैक्स बेस जो है वो बढ़ा है, मतलब हम लोग कितना टैक्स दे रहे हैं डायरेक्टली वो फिलहाल अभी बढ़ रहा है, जिसमें से इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भी बढ़ता गया है। रिटर्न है ना, इनकम टैक्स मतलब हम इतना टैक्स पे किए हैं, हमको एज इन हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं, वो 6.9 करोड़ से इन फाइनेंशियल ईयर 2022 से बढ़ के 9.2 करोड़ हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। हायर रिटर्न फाइलिंग जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि इम्प्रूव कंप्लायंस, ग्रेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ ग्रोइंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंटरिंग द टैक्स नेट एज देयर इनकम राइजेस। मतलब यही बता रहा है कि लोग जो हैं ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं तो ज़्यादा टैक्स एज इन रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं, इसका मतलब वो एज इन उस लूप में भी हैं, टैक्स इन टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन और ग्रोइंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंटरिंग द टैक्स नेट एज देयर इनकम राइजेस। अब देखो जीएसटी में देखोगे तो जीएसटी कलेक्शन जो अप्रैल से दिसंबर 2025 में देखोगे वो ₹17.4 लाख करोड़ था, जो रजिस्टर करता है एक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 6.7%। तो जीएसटी पर ईयर कितना कलेक्ट कर रहे हैं, तो कितना के स्पीड से बढ़ावा हो रहा है, तो 6.7% के हिसाब से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। वहीं पे जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ, जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ, हमें रेवेन्यू मतलब हमें पैसा मिल रहा है, वो ब्रॉडली अलाइंड है विद प्रिवेलिंग नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कंडीशंस। साथ ही साथ इन पैरेलल मतलब साथ ही साथ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर सजेस्ट करता है कि रॉबस्ट ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो है विद क्यूमुलेटिव ई वे बिल वॉल्यूम ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2025 ग्रो कर रहा है 21% से ईयर ऑन ईयर। वहीं पे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम लोग एज इन अपना पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बता रहा है, वो बेसिकली अब देखोगे 2.7% से बढ़त हो रही है कि हम लोग आज जो है मान लो एज इन 100 रुपया खर्चा कर रहे हैं, इसमें 2% का इजाफा हुआ, 2.7 मतलब कितना हो गया 102.7%। तो अगले साल अगर हम एक साल 100 रुपया खर्चा कर रहे हैं, दूसरे साल 102.7% खर्चा कर रहे हैं। वही कह रहा है कि 2.7% से ग्रोथ हुआ है ऑफ जीडीपी इन प्री पैंडेमिक पीरियड टू अबाउट 3.9% इन पोस्ट पैंडेमिक, मतलब पहले प्री पैंडेमिक के पहले 18-19 में 2.7 के हिसाब से हम लोग खर्चा बढ़ा करते थे, लेकिन आफ्टर पैंडेमिक हम लोग की खर्चा का बढ़त जो है वो 3.7% से हो गया है एट टू हायर टू 4% इन फाइनेंशियल ईयर 2025 देखोगे आप, ठीक है। थ्रू स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब देखो असिस्टेंस मिल रहा है किससे, कैपिटल को एज इन एक्सपेंडिचर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना SASCI, सेंटर जो है बेसिकली has incentivized states to maintain the capital spending at around 2.4% of GDP in financial year 2025। वहीं पे आप आगे देखोगे तो combined fiscal deficit of state government stayed broadly stable at around 2.8% of GDP in post-pandemic period, similar to pre-pandemic level में देखोगे, but has ended up in recent year to 3.2% in financial year 2025। रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टिंग द इमर्जिंग प्रेशर ऑन स्टेट फाइनेंस। इंडिया रिड्यूस करता है अपना जनरल गवर्नमेंट, मतलब इंडिया रिड्यूस्ड इट्स जनरल गवर्नमेंट डेप्थ टू जीडीपी रेशियो, कितना कर्ज है उसके जीडीपी के हिसाब से, तो कितना 7.1% जो घटा है पॉइंट सिंस 2020 इवन वाइल मेंटेनिंग हाई पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब देखो हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशंस रिफाइनिंग द रेगुलेटरी टच। देखो मॉनेटरी मैनेजमेंट, हम लोग पैसा का अपना मैनेजमेंट किस तरह करते हैं उसके बारे में बता रहा है। तो इंडिया का मॉनेटरी मतलब इंडिया का पैसा और फाइनेंशियल सेक्टर जो है ना वो एज इन रॉबस्ट परफॉर्मेंस दिखाया है फाइनेंशियल ईयर 2026 में, जो कि अप्रैल दिसंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है, जिसमें से ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एक्शन और स्ट्रक्चरल रेजिलियंस अक्रॉस द फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन चैनल्स देखा गया है। वहीं पे बैंकिंग सेक्टर परफॉर्मेंस अब देखोगे तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जो है वो बेसिकली ऑब्जर्व किया गया है इन द asset quality of scheduled commercial bank क्या SCBs and are evidenced by GNPA ratio जो स्टैंड करता है 2.1% इन सितंबर 2025 and net NPA ratio at 0.5% in September 2025, having reached a multi-decadal low level or record low level respectively as of 31st दिसंबर 2025। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है ना इन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बाई SCBs वो इंक्रीज हुआ है 14.5% कंपेयर टू 11.2% इन दिसंबर 2024 में। उसके साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन देखोगे, मतलब कैसे हम लोग ऐसे फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब समझ रहे हो आप, सबका साथ सबका विकास वाला सिस्टम, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है
वो बेसिकली लॉन्च किया गया था 2014 को। इसमें हुआ क्या कि लगभग 55.02 करोड़ अकाउंट जो है एज ऑफ मार्च 2025 खोला गया है, जिसमें से 36.63 मतलब 36.63 करोड़ इन रूरल और सेमी अर्बन एरिया, स्टैब्लिशिंग अ फाउंडेशन सेविंग्स एंड ट्रांजैक्शंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रीवियसली अनबैंक्ड पॉपुलेशंस। मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग इतना करोड़ अकाउंट जो है वो खोला गया है मार्च 2025 तक, जिसमें से रूरल का ये बताया गया है और सेमी अर्बन में कुछ और बताया गया। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम एक स्कीम है, दूसरा नाम क्या है उसका, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जिसमें वो क्या करता है कि ऑफर करता है बैंक लोन जो बेसिकली रेंज करता है 10 लाख टू 1 करोड़, किसको, SC ST और विमेन को, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में अपना भागीदारी निभाते हैं फॉर एस्टैब्लिश ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस। वहीं पे PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भरता, मतलब ये क्या कह रहा है कि PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, मतलब PM समान निधि आप लोगों ने सुना होगा, ये बेसिकली प्रोवाइड करता है कोलेटरल फ्री। कोलेटरल फ्री का मतलब क्या होता है कि आपको ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है, को मतलब ब्याज लगेगा, सॉरी, आपको ऐसे कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा। वहीं पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये बेसिकली फाइनेंसिंग माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है, मतलब छोटे छोटे जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस होता है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ट्रेडिंग सर्विसेज में रहता है, उसको एज एन क्या करता है, वो एज एन कर्जा देता है। तो भाई अक्टूबर 2025 में देखोगे स्कीम ने डिसबर्स्ट किया हुआ 36.18 लाख करोड़ अक्रॉस 55.45 करोड़ लोन अकाउंट्स। वहीं पे अदर एस्पेक्ट्स अब देखोगे फाइनेंशियल सेक्टर में, तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 में देखोगे दिसंबर 2025 में, तो 235 लाख ऑफ डीमेट अकाउंट जो है वो ऐड किए गए, जो पुश करता है टोटल काउंट बियॉन्ड 21.6 करोड़, जिसमें से एक की माइलस्टोन जो है बेसिकली क्रॉस कर रहा था ऑफ द 12 करोड़ मार्क फॉर यूनिक इन्वेस्टर इन सितंबर 2025 विद नियरली अ फोर्थ ऑफ बीइंग वुमेन। उसके बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑल्सो एक्सपेंडेड विथ 5.9 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स एट द एंड ऑफ दिसंबर 2025। मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में कितना एक्सपेंड हुआ है, 5.9 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर जो है उस पर बेसिकली पैसा लगाए होंगे एट द एंड ऑफ 2025 में देखा गया है, ऑफ विच 3.5 करोड़ एज ऑफ नवंबर 2025 जो थे वो फ्रॉम नॉन टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज थे, मतलब लगभग गाँवी क्षेत्र से वो लोग प्रेजेंट करते मतलब रहते थे। अंडर स्कोरिंग द डिफ्यूजन्स ऑफ, मतलब दिखाया जा रहा है कि फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन जो है वो अभी अर्बन एरिया को भी सरपास कर गया, मतलब अर्बन एरिया में तो है ही, लेकिन एज इन उसके अंदर मतलब गांवी क्षेत्र में भी फैल रहा है। इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सर्विसेज जो है बेसिकली गिफ्ट सिटी जो है वो क्रिएट कर रहा है एन इनेबलिंग इकोसिस्टम, एक इन्वायरमेंट पैदा कर रहा है जो अट्रैक्ट करेगा और चैनल करेगा ग्लोबल कैपिटल को, मतलब लोग जो हैं बाहरी क्षेत्र से, मतलब आउट ऑफ इंडिया विल इन्वेस्ट सम, मतलब किसी और तरीके से इन्वेस्ट करेंगे ग्रीन गिफ्ट सिटी में, ठीक है। फिर आउटलुक फॉर द सेक्टर, तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में देखोगे एक जॉइंट एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट किया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसका मेन एम क्या था, तो सिस्टमैटिक स्ट्रेंथनिंग विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेटरी क्वालिटी रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस थ्रू फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम, मतलब FSAP के तहत, ठीक है। देखो ये कहना क्या चाहता है कि फाइनेंशियल फिस्कल ईयर 2024-25 में ना एक जॉइंट एक्सरसाइज हुआ था, किनके द्वारा, IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसका मेन एम क्या था कि स्ट्रेंथन करना है, सिस्टमैटिक सिस्टम के तहत स्ट्रेंथन करना है, मतलब बढ़ावा देना है किसको, रेगुलेटरी क्वालिटी जो रिसीव करता है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन थ्रू फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम के तहत जो भी क्वालिटी, रेगुलेटरी क्वालिटी जो है ना, जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है किसी कंट्री को, उसको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। बोथ रिपोर्ट हाईलाइट्स ऑन इंक्रीजिंग रेजिलियंट डाइवर्सिफाइड एंड इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम्स को। वहीं पे नोटेबली अब देखोगे टोटल एसेट जो है बेसिकली और फाइनेंशियल सेक्टर वो अप्रॉक्सीमेटली 187% रहा है ऑफ GDP का इन कैलेंडर ईयर 2024। वहीं पे फर्दर मोर देखोगे तो साइज ऑफ कैपिटल मार्केट जो है वो एक्सपैंड होता है फ्रॉम 144% ऑफ GDP इन कैलेंडर ईयर 2017 टू 175% इन कैलेंडर ईयर 2024। वहीं पे असेसमेंट देखोगे तो वो एज इन कंक्लूड किया गया है कि बैंक और NBFCs जो हैं वो कैपेबल हैं मेंटेन करने के लिए एडिक्वेट कैपिटल बफर इवन अंडर द कंडीशंस ऑफ सीवियर स्ट्रेस में। उसके बाद देखो चैप्टर 4 एक्सटर्नल सेक्टर प्लेइंग विद द लॉन्ग गेम। तो एक्सटर्नल सेक्टर में क्या करता है कि इंडिया का शेयर जो है ना ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में वो एज इन डबल हो गया है, जो कि फ्रॉम 1% टू 1.8% हो गया है ग्लोबल मर्चेंडाइज में, ठीक है। मतलब मर्चेंट बन गया है इंडिया कोई भी चीज़ खरीद बिक्री के लिए, है ना। तो इंडिया का शेयर जो ग्लोबल मर्चेंडाइज में है वो 1% से 1.8% हो गया, लगभग डबल हो गया है। लेकिन उसका शेयर जो देखोगे वो कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स, मतलब कोई भी कॉमर्शियल सर्विसेज
और एक्सपोर्ट बाहरी सर्विसेज देने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, वो डबल्ड हुआ है फ्रॉम 2% टू 4.3%। अब देखो UNCTAD के द्वारा आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू UNCTAD ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, इंडिया का रैंक जो है ना अमॉन्ग द लीडिंग इकोनॉमिक इन ट्रेड पार्टनर डाइवर्सिफिकेशन, रैंकिंग जो है बेसिकली थर्ड है ग्लोबल साउथ और रिकॉर्डिंग अ ट्रेड डाइवर्सिटी स्कोर्स हायर देन ऑल द ग्लोबल नॉर्थ इकोनॉमीज। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट देखोगे वो एज इन रिकॉर्ड कितना रीच कर गया है तो 825.3 बिलियन, ठीक है, इन फाइनेंशियल ईयर 2025, जो बेसिकली रजिस्टर करेगा 6.1% को ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ड्रिवन प्राइमरली बाय रॉबस्ट ग्रोथ इन सर्विस एक्सपोर्ट्स। मतलब सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है ना वो कहाँ पे देखा गया है, सर्विस सेक्टर्स में देखा गया है। तो कितना ग्रोथ देखा गया है, तो टोटल एक्सपोर्ट जो है वो $825.3 बिलियन हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जो कितना का स्पीड से ग्रोथ किया है तो 6.1% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है, जो बेसिकली सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा उसमें ग्रोथ देखा गया है। वहीं पे नॉन पेट्रोलियम मतलब वैसा एक्सपोर्ट जिसमें पेट्रोलियम इन्वॉल्व नहीं है वो एज इन कितना हाई हुआ है तो 374.3 बिलियन इन फाइनेंशियल 25, लेकिन नॉन पेट्रोलियम, नॉन जेम्स और ज्वेलरीज एक्सपोर्ट जो है वो 452 ऑफ एग्रीगेट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स रहा है। उसके बाद 4/5 है ना। उसके बाद सर्विस एक्सपोर्ट्स आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा हो गया, मतलब ऑल टाइम हाई हो गया है सर्विस एक्सपोर्ट्स। तो कितना हुआ है सर्विस एक्सपोर्ट्स आप देखोगे तो $387.6 बिलियन हुआ है फाइनेंशियल 2025 में, जो बेसिकली 13.6% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है, जो इंडिया का पोजीशन जो है ग्लोबल हब में और टेक्नोलॉजी और बिजनेस सर्विसेज में सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। इंडिया का आप करंट अकाउंट डेफिसिट देखोगे ना वो मॉडरेट रहा है। क्या रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट वो मॉडरेट रहा है, जो सपोर्ट किया है बाय स्ट्रॉन्ग नेट इनफ्लो हुआ है, मतलब पैसे की इनकम वो मतलब मान लो रेमिटेंसेस से ही सही तो बहुत ज़्यादा पैसा जो है इनफ्लो हुआ है फ्रॉम सर्विस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो पैसा कमाई कैसे हुआ है, सर्विस एक्सपोर्ट से हुआ है, रेमिटेंसेस से हुआ है, जो बेसिकली ऑफसेट करता है, मतलब भरता है। अगर हम मान लीजिए कर्जा लेते हैं और हमसे कहीं बाहर से भी पैसा आता है तो क्या हो रहा है, हमारे कर्जे को पूर्ति कर रहा है, तो ऑफसेट करता है मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट, मतलब ट्रेड का डेफिसिट होता है उसको सर्विस एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस जो है उसको भरपूर मतलब भरपाई करते हैं। तो एज इन Q2 देखोगे फाइनेंशियल 2026 में तो इंडिया का CAD जो है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कितना रहा है 1.3% ऑफ GDP। करंट अकाउंट डेफिसिट अब देख रहे हो, मतलब हम लोग कितना एज एन एक्सपोर्ट करते हैं और कितना इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट के तहत इंपोर्ट जो है वो 1.3% ज़्यादा है हमारे GDP के हिसाब से, जो बेसिकली कंपेयर फेवरेबली विद सेवरल अदर मेजर इकोनॉमीज, मतलब बहुत सारी इकोनॉमी को कंपेयर करोगे तो ये ठीक ठाक है, यही कहना चाहते हैं, ठीक है। इंडिया जो है बेसिकली वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस का, मतलब बाहरी क्षेत्र से, मतलब सऊदी अरेबिया में, ओमान में, कुवैत में कोई काम करते हैं तो पैसा भेजते हैं इंडिया में, कनाडा से पैसा आता है, वो बेसिकली इंडिया का उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस जो है इंडिया में आता है, विद इनफ्लो आप देखोगे 135.4 बिलियन फाइनेंशियल 2025, जो सपोर्ट करता है स्टेबिलिटी और एक्सटर्नल अकाउंट को। वहीं पे शेयर ऑफ रेमिटेंसेस देखोगे फ्रॉम एडवांस्ड इकोनॉमी इंक्रीजेस, जो रिफ्लेक्ट करता है ग्रोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्किल्ड एंड प्रोफेशनल्स वर्कर्स। मतलब देखो अगर मान लो गरीबी क्षेत्र से पैसा आ रहा है तो लोग वहाँ पे जाके छोटा मोटा काम कर रहे हैं, लेकिन अमीर देश से अगर पैसा इंडिया में आ रहा है इसका मतलब क्या है, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि कंट्रीब्यूशन जो है वो स्किल्ड और प्रोफेशनल वर्कर का बढ़ रहा है, यही ये कहना चाहता है। इतना से कोई जल्दी समझाएगा नहीं आपको, है ना। आई थिंक मैं ठीक से बता रहा हूँ, इनकेस अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो, राइट, विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखोगे बेसिकली इंक्रीज हुआ है $701 से, कितना हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब एज इन $, अगर मानोगे तो डॉलर इंडिया के पास कितना है फिलहाल तो 701.4 बिलियन है एज ऑफ जनवरी 16, 2026, जो प्रोवाइड करता है इंपोर्ट कवर, ठीक है। अगर मान लो हम लोग कुछ ऐसे इंपोर्ट करते हैं तो पैसा कहाँ से देंगे हम लोग, डॉलर से हिसाब से देंगे ना। वही इंपोर्ट कवर ऑफ अबाउट 11 मंथ एंड कवर करता है अबाउट 94% ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट को, देयर बाई स्ट्रेंथनिंग द रेजिलियंस अगेंस्ट द एक्सटर्नल वॉलेटिलिटी। उसके बाद अमिड सबड्यूड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, इंडिया कंटिन्यू करता है अट्रैक्ट करने के लिए सब्सटेंशियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, जिसमें ग्रॉस FDI देखोगे इनफ्लो का तो वो रीच करता है $6.7 बिलियन ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर 2025। इंडिया का रैंक जो है वो 4 है, चौथा है ग्लोबली। अब देखोगे ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट में 2024 में अब देखोगे तो विद ओवर 1000 प्रोजेक्ट्स जो है आर इमर्ज एज एन लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट बिटवीन 2020 to 24। अब देखो चैप्टर 5 हम लोग देखते हैं, इन्फ्लेशन टेम्ड एंड एंकर्ड। तो इंडिया जो है बेसिकली रिकॉर्ड करता है अपना लोवेस्ट इन्फ्लेशन रेट सिंस द बिगिनिंग ऑफ CPI सीरीज।
ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में देखोगे तो इंडिया का एज एन इन्फ्लेशन, महंगाई जो है लोवेस्ट है, बता तो यही रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है ऐसा है क्या? विद इन अप्रैल 2025 एवरेज हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो कितना है? 1.7%, मतलब महंगाई दर बता रहा है 1.7 है। अब देखो नया वाला में क्या बताता है, इतना यहाँ पे महंगाई बढ़ा हुआ है उसको वो भी बताता है कि वो भी कवर अप कर देगा, क्या पता। देखो मॉडरेशन जो है बेसिकली रिटेल इन्फ्लेशन में वो प्राइमरली कितना है? टू बी एट्रीब्यूटेड टू जनरल डिस्फ्लेशनरी ट्रेंड्स इन food and fuel prices, basically which together account for 52.7% of India's consumer price index basket. अब नोटेबली देखोगे अमॉन्ग द मेजर इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज EMDS जो है, तो इंडिया जो है बेसिकली रिकॉर्ड करता है वन ऑफ द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में इंडिया का ऐसे बताया गया है कि बहुत घटा है, शार्पेस्ट डिक्रीज हुआ है हेडलाइन इन्फ्लेशन में इन 2025 ओवर 2024, जो अमाउंट करता है अबाउट 1.8% पॉइंट्स में। वहीं चैप्टर 6 अब देखोगे तो एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट में रेजिंग द प्रोडक्टिविटी, सिक्योरिंग इनकम एंड इंश्योरिंग। देखो फाइनेंशियल ईयर 15 में देखोगे, मतलब फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर 24 तक इंडिया का लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है ना बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखा गया है लाइफ स्टॉक सेक्टर में, ठीक है, एनिमल वाले में, है ना, और समझ में आ रहा लाइफ स्टॉक किसको बोलते हैं। उसमें हुआ क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखा गया है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, मतलब कितना वैल्यू ऐड किया गया है, तो 195% बेसिकली हुआ है। फिशरीज सेक्टर जो है वो एज इन परफॉर्म किया है अच्छा, विथ फिश प्रोड्यूसिंग इंक्रीजिंग मोर देन 140% ड्यूरिंग 2014 to 2024, जो कंपेयर्ड है टू द इंक्रीज फ्रॉम 2004 to 2014। उसके बाद विथ गुड मानसून सीजन में आप देखोगे अगर अच्छा रहता है, अगर बरसात अच्छी होती है, बारिश अच्छी होती है, तो इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है ना वो एस्टिमेट करेगा कि वो 3,577.3 लाख मेट्रिक टन जो है वो बेसिकली पहुंच जाएगा इन एग्रीकल्चरल ईयर 2024-25। ये बेसिकली इंक्रीज कितना है, 254.3 LMT, मतलब लाख मेट्रिक टन में ये बेसिकली बढ़त है पिछले साल के हिसाब से। ये ग्रोथ जो है ना वो एज इन ड्राइव कैसे हुआ है, मतलब कैसे इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, तो बाई हाई आउटपुट ऑफ राइस, व्हीट, मेज, कोर्स सीरियल्स, मतलब श्री अन्न। उसके बाद डिस्पाइट राइस फूड ग्रेन आउटपुट, मतलब भले ही बहुत ज़्यादा अन्न की उत्पाद हो रही है, हॉर्टिकल्चर अकॉर्डिंग टू अबाउट, मतलब अकाउंटिंग टू अबाउट हॉर्टिकल्चर जो है बेसिकली फल फूल, वो कितना है 33% ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रॉस वैल्यू एडेड। वो एज एन की ड्राइवर है हमारे एग्रीकल्चरल ग्रोथ का। कौन? हॉर्टिकल्चर। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब लाइफ स्टॉक का, हॉर्टिकल्चर का और फूड ग्रेन का, तीनों आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इमर्ज होता है एज ए की ड्राइवर ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। तो 2024-25 में देखोगे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है वो 362.8 मिलियन टन जो है वो हुआ है, जो सरपास करता है, मतलब पीछे छोड़ता है एस्टिमेटेड फूड ग्रेन प्रोडक्शंस को ऑफ 357.73 मिलियन मेट्रिक टन्स को। साथ ही साथ हमारे एफिशिएंसी को अच्छे करने के लिए इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर EMI को। क्या इम्प्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ने? एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को, एक सब स्कीम है ISAM के अंतर्गत, मतलब एंड मतलब सब स्कीम है अंडर ISAM एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत, जो स्ट्रेंथन करेगा, बढ़ावा देगा, ताकतवर बनाएगा हमारे फार्म गेट को, मतलब फार्म गेट फैसिलिटी को, साथ ही इनकरेज करेगा प्राइवेट सेक्टर को, मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। प्राइस का डिस्कवरी जो है बेसिकली इन्हांस किया गया है थ्रू ENAM, एक पोर्टल है ये बेसिकली, है ना, इसमें ऑक्शन होता है। चलो आगे देखते हैं अगर दिया गया तो। बेसिकली अब देखोगे ENAM स्कीम विथ ऑन 31 दिसंबर 2025 हैज़ ऑनबोर्डेड अबाउट 1.79 करोड़ फार्मर, 2.72 करोड़ traders and 4,698 FPOs covering 1,502 मंडीज अक्रॉस 23 स्टेट्स एंड 4 UTs में। फार्मर का इनकम देखोगे ये बेसिकली सपोर्ट करता है थ्रू एश्योर्ड MSP फॉर मैंडेटेड क्रॉप्स एंड PM किसान इनकम ट्रांसफ़र। इन एडिशन देखोगे किसान मानधन योजना, PM किसान मानधन योजना जो है बेसिकली ये प्रोवाइड करता है क्या, पेंशन सपोर्ट, क्या मतलब पैसा, पेंशन कुछ पैसा देता है, जो स्ट्रेंथन करता है फार्मर के इनकम को, सिक्योरिटी को, सोशल प्रोटेक्शंस को। साथ ही साथ सिंस इट्स इंसेप्शन, मतलब जब से शुरुआत हुआ है PM किसान जो है वो मोर देन 4.09 लाख करोड़ जो है वो बेसिकली रिलीज़ किया गया है एलिजिबल फार्मर को इन 2021 इंस्टॉलमेंट अंडर PMKMY। 24.92 लाख फार्मर जो है बेसिकली एनरोल किया गया 31 दिसंबर 2025 को। उसके बाद सर्विसेज में आप देखोगे फ्रॉम स्टेबिलिटी टू न्यू फ्रंटियर्स में सर्विस शेयर जो है GDP में वो बढ़ा है 53.6% इन H1 फाइनेंशियल ईयर 26। सर्विस शेयर जो है GVA में वो कितना रहा है, हाईएस्ट रहा है, कितना 56.4%। कितना, किस में, तो सर्विस में GVM ग्रॉस वैल्यू एडेड में
सबसे ज़्यादा रहा है, 56.4% रहा है सर्विस सेक्टर में एज एन FAE, ठीक है, FAE ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 विच शोज द राइजिंग वेट ऑफ मॉडर्न ट्रेडेबल एंड डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज में इंडिया जो है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सर्विस का। कितना है? 7th लार्जेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट सब एक्सपोर्टर है सर्विस का, विथ शेयर जो है ग्लोबल सर्विस में आप देखोगे तो डबल से भी ज़्यादा हुआ है। मतलब ट्रेड जो है बेसिकली सर्विस सेक्टर में वो मोर देन डबलिंग फ्रॉम 2% इन 2005 टू 4.3% 2024। वहीं सर्विस सेक्टर जो है वो कंटिन्यू करता है टू बी द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, जो अकाउंट करता है फॉर एन एवरेज ऑफ 80.2% ऑफ टोटल FDI ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24-25, up from 77.7% in pre-pandemic periods फाइनेंशियल ईयर 16 to 2020। उसके बाद चैप्टर 8 देखोगे तो इंडस्ट्री नेक्स्ट लीप, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ग्लोबल इंटीग्रेशंस में देखोगे तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का स्ट्रेंथन देखोगे तो मतलब फिर से पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो बढ़ा है, स्ट्रेंथन हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2026 में देखोगे तो, जिसमें इंडस्ट्रीज़ का ग्रॉस वैल्यू एडेड का ग्रोथ जो है बेसिकली 7.7% के हिसाब से हुआ है रियल टाइम में इन H1, जिसमें डिस्पाइट सबड्यूड और परसिस्टेंट ग्लोबल हीट हेडविंड्स के बावजूद भी वहीं मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो बढ़ा है कितना एज इन GVA से, तो 7.72% इन Q1 में और 9.13 इन Q2 फाइनेंशियल 2026, जो रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रक्चरल रिकवरी को। PLI स्कीम जो है बेसिकली 14 सेक्टर में आया है, जो बेसिकली अट्रैक्ट करेगा ओवर 2.2 लाख करोड़ को ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, जो बेसिकली जनरेट करता है इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन सेल्स एक्सीडिंग ₹18.7 लाख करोड़ एंड ओवर 12.6 लाख जॉब्स एज ऑफ सितंबर 2025। इंडिया का इनोवेशन परफॉर्मेंस देखोगे वो बेसिकली स्ट्रेंथन हुआ है स्टडीली, तो परफॉर्मेंस जो है इंडिया का वो बढ़ा है विद अ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक इंप्रूविंग टू 38 इन 2025 फ्रॉम 66 इन 2019। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो एडवांस डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज विद 10 सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग प्रोजेक्ट अप्रूव्ड अक्रॉस 6 स्टेट्स, जो इन्वॉल्व करता है अबाउट 1.60 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट को, है ना। आगे देखते हैं चैप्टर 9 में इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्ट्रेंथन करेगा हमारे कनेक्टिविटी को, कैपेसिटी को और कॉम्पिटिटिवनेस को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ किया है कितना, नियरली 4.2%, जो पहले कितना था 2.63 लाख करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 2018 में, लेकिन अब कितना हो गया है 11.21, मतलब पहले कितना था 2.63 और अब कितना हो गया है 11.21, मतलब 4.2 टाइम्स की बढ़त हुई है फाइनेंशियल ईयर 2026 में विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ईयर 18। वाइल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आप फाइनेंशियल ईयर 2026 में देखोगे तो 15.48 लाख करोड़ हुआ है इफेक्टिव, है ना, जो बेसिकली पोजीशन करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ की ग्रोथ ड्राइवर को। वहीं पे नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करता है सब्सटैंशियली विद एन NH नेटवर्क ग्रोइंग बाई अबाउट 60% फ्रॉम 91,287 किलोमीटर फाइनेंशियल ईयर, सॉरी हाँ ठीक है, देखो फिर से पढ़ देते हैं। नेशनल हाईवे रोड जो है ना वो बेसिकली एक्सपैंड हुआ है कितना, तो आप देखोगे लगभग 60% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है। जो आप नंबर सब देखोगे तो 91,287 किलोमीटर फाइनेंशियल ईयर 14 में था, तो वो कितना हो गया है 1,46,572 किलोमीटर हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। और साथ ही ऑपरेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर जो है वो भी बढ़ा है नियरली 10 फोल्ड फ्रॉम 550 किलोमीटर टू 5,364 किलोमीटर। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे ना वो बेसिकली एक्सपैंड हुआ है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी एक्सपैंड हुआ है विद द रेल, मतलब विथ द रेल नेटवर्किंग, जो कितना मतलब रूट्स में देखोगे किलोमीटर में तो 69,429 रूट्स हुआ है इन किलोमीटर में एज ऑफ मार्च 2025। एज अ टारगेट एडिशंस और कितना बढ़त होगा तो 3,500 किलोमीटर जो है फाइनेंशियल 2026 में इसका और बढ़त होगा। साथ ही साथ 99.1% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो भी अचीव करना है अक्टूबर, मतलब वो अचीव हो गया है भाई अक्टूबर 2025 तक। इंडिया जो है एज इन वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, मतलब प्लेन वाला में एयरवे, है ना, कितना है 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयर मार्केट है, जिसमें आप देखोगे एयरपोर्ट जो है इंक्रीज हुआ है 74 था 2014 में, तो 164 हो गया 2025 में। पावर सेक्टर जो है ना वो रिकॉर्ड सस्टेन कैपेसिटी एक्सपैंड हुआ है विद एन इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितना पावर सेक्टर में, मतलब बिजली वाला, तो 11.6% था ईयर टू ईयर ऑन ईयर टू 509
0.74 गीगावाट एज ऑफ नवंबर 2025 में। साथ ही साथ डिमांड सप्लाई गैप जो है वो डिक्लाइन हुआ है 4.7%, 4.2% से इन फाइनेंशियल ईयर 14 टू नील बाई नवंबर 2025 में। पावर सेक्टर का रिफॉर्म आप देखोगे बेसिकली तो डिलीवर किया गया एक हिस्टोरिक टर्न अराउंड, जो इसमें डिस्ट्रीब्यूटरी कंपनीज है ना, डिस्कॉम जो है ना, वो रिकॉर्डिंग अ पॉजिटिव प्रॉफिट, मतलब फिलहाल अब इनको पॉजिटिव प्रॉफिट होने लगा है, पहले नहीं हो रहा था। तो बेसिकली प्रॉफिट एट टैक्स of 2,701 crores in financial 2025 for the first time, alongside reductions in AT&C losses from 22.62% financial year 14 में to 15.4% 04% in financial year 2025 में। ठीक है, बस करो, इसमें इतना ही जानो। 10 चैप्टर देख लेते हैं, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, बिल्डिंग अ रेजिलियंट कम्पिटिटिव एंड डेवलपमेंट ड्रिवन इंडिया में। तो 2025-26 में देखोगे ना, टोटल 38.61 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉल किया गया है कंट्री में। या कोई याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 25-26 में टोटल ऑफ 38.61 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो है, मतलब कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉल किया गया कंट्री में, जो इंक्लूड करता है 30.16 गीगावाट ऑफ सोलर पावर और 4.47 गीगावाट ऑफ विंड पावर, 0.03 गीगावाट ऑफ बायो पावर और 3.24 गीगावाट ऑफ हाइड्रो पावर है 38.61 गीगावाट में। ठीक है, मतलब बेसिकली इसका शेयर दिया गया है। वहीं पे आप चैप्टर 11 देखोगे, एजुकेशन और हेल्थ में क्या हुआ है। तो देखो, इंडिया जो है ना वो ऑपरेट करता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूल सिस्टम सर्विंग 24.69 करोड़ स्टूडेंट अक्रॉस 14.71 लाख स्कूल्स, जो सपोर्ट किया गया है 1.01 करोड़ टीचर से। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इंडिया जो है बेसिकली गेन हुआ है स्कूल एनरोलमेंट में, मतलब स्कूल में बच्चे ज़्यादा पढ़ने लगे, एनरोलमेंट ज़्यादा हुआ है बाई स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर कैपेसिटी से, जैसे कि स्कीम हो गया, जैसे कि पोषण शक्ति निर्माण या फिर समग्र शिक्षा अभियान, जो प्रमोट करता है एक्सेस और इक्विटी को। वहीं पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आप देखोगे ना तो 90.09 रहा है प्राइमरी स्टेज में, दैट इज़ फ्रॉम 1 to 5, और 90.3 रहा है एट अपर प्राइमरी में, दैट इज़ फ्रॉम 6 to 8, और 78.7 रहा है सेकेंडरी स्टेज में, दैट इज़ फ्रॉम 9 and 10, और 58.4 रहा है हायर सेकेंडरी स्टेज में 11 and 12 में। वहीं हायर एजुकेशन में देखोगे, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे कि वो इंक्रीज़ हुआ है 51,534 था 2014-15 में, अब 70,000 हो गया है 2025 में लगभग। ठीक है, इतना आपको नहीं जानना है, बस ये आपको जानना है कि अब देखो IIT कितना है 23, IIM कितने हैं 21, 20 एम्स अलॉन्ग साइड विद एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 इंटरनेशनल IIT कैंपस इन जंजीबार एंड अबू धाबी में। ठीक है, उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हायर एजुकेशन सिस्टम जो है बेसिकली अंडरगॉन सेवरल रिफॉर्म्स। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF जो है बेसिकली इसका एम क्या है कि ब्लेंड करना है एकेडमिक और स्किल बेस्ड लर्निंग को, जो बेसिकली अडॉप्ट किया गया है भाई 170 यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। अब देखो आगे हम लोग देख लेते हैं हेल्थ में। तो 1990 के हिसाब से देखोगे ना तो इंडिया जो है बेसिकली अपना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है ना MMR वो एज एन 86% के हिसाब से वो रिड्यूस करता है, जो बेसिकली फार एक्सेडिंग द ग्लोबल एवरेज ऑफ 48%। मतलब कितना है ग्लोबल एवरेज 48%, और इंडिया का कितना है 86%। ए 78% डिक्लाइन इन द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब U5MR was achieved, surpassing the global reductions of 61% and 70% decline in the neonatal mortality rate, जो कंपेयर किया गया है 54% ग्लोबली ड्यूरिंग 1990-2023। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखोगे ना वो एज एन ड्रॉप ऑफ मोर देन 37% था ओवर पास्ट डिकेड, जो डिक्लाइन करेगा फॉर 40 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ इन 2013 to 25 in 2023। ठीक है, अब देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट में। उसमें हुआ क्या है कि स्किलिंग राइट्स में टोटल अब देखोगे तो लगभग 56.2 करोड़ पीपल जो है जिसका एज 15 ईयर्स और अबव है वो एम्प्लॉयड हैं इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, जो रिफ्लेक्ट करता है क्रिएशन ऑफ अराउंड 8.7 लाख न्यू जॉब्स Q2 एज कम्पेयर टू Q1 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ASI देखोगे जो बेसिकली कवर करता है विच कवर द ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो रिजल्ट करता है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024, जो हाईलाइट करेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रेजिलियंस को, शो करेगा 6% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ओवर प्रीवियस ईयर। ये बेसिकली ट्रांसलेट करेगा टू एन एडिशन ऑफ ओवर 10 लाख जॉब्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024 एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2023। लेबर कोड जो फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, वो एक्सपैंड हो रहा है सोशल सिक्योरिटी को, मतलब एक्सपैंडिंग सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर फंड और बेनिफिट
पोर्टेबिलिटी को। कौन? लेबर कोड। उसके बाद जनवरी 2026 में देखोगे ना तो ई श्रम पोर्टल जो है ना, मतलब इसमें इनरोलमेंट किया जाता है कि इनकेस इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयड तो उसमें आपको अपने आप को इनरोल करते हो तो हो सकता है आपको नौकरी लग जाए, ऐसा है। तो पोर्टल जो बेसिकली वो रजिस्टर करता है लगभग 31 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को। वुमेन अकाउंट फॉर अबाउट 54% ऑफ टोटल रजिस्ट्रेंट्स, जो सब्सटेंशियली स्ट्रेंथन करता है रीच ऑफ जेंडर फोकस्ड वेलफेयर स्कीम्स को। वहीं पे नेशनल करियर सर्विस NCS जो है ना, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो कनेक्ट करता है जो जॉब खोज रहे हैं और साथ ही साथ जो एम्प्लॉय देना चाहते हैं, मतलब जॉब सीकर और एम्प्लॉयर को, जो बेसिकली क्या करता है, ट्रेन करता है, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है विद 59 मिलियन रजिस्टर्ड जॉब सीकर्स को और 53 मिलियन जॉब प्रोवाइडर को अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स एंड मोबिलाइज करता है अप्रॉक्सीमेटली 80 मिलियन वैकेंसीज को। मतलब 80 वैकेंसीज मतलब लगभग उतना वैकेंसीज को क्या करता है, वो ठीक करता है। स्किल इकोसिस्टम अगर देखोगे तो नेशनल स्कीम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ ITIs प्रोपोजेस टू अपग्रेड 1000 गवर्नमेंट ITIs को, मतलब ITI जो है ना उसमें अपग्रेड करना है ITIs को, तो लगभग कितना 1000 गवर्नमेंट ITIs को अभी बढ़ावा देना है, ठीक करना है, जो इंक्लूड करता है 2200 हब ITIs और 800 स्पोक ITIs। हब एंड स्पोक मॉडल देखिए सुने होंगे, वही कह रहा है ये। थ्रू स्मार्ट क्लासरूम, मॉडर्न लैब्स, डिजिटल कंटेंट और इंडस्ट्री अलाइन लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज से। उसके बाद हमारा चैप्टर 13 क्या कहता है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट और सोशल प्रोग्रेस फ्रॉम पार्टिसिपेशन टू पार्टनरशिप्स में। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, रेज किया है पॉवर्टी लाइन फ्रॉम $2.15 टू $3 अ डे। मतलब अगर आप गरीबी रेखा से नीचे किनको बोला जाएगा, जो एज इन 2.15 पहले था, लेकिन अब क्या हो गया है कि अगर जो व्यक्ति $3 पर डे से कम कमाता है उसको गरीबी रेखा से नीचे बोला जाएगा। ये अब यहाँ से यहाँ हो गया है। एडजस्ट करता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी टू 221 प्राइस अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड IPL। देखोगे बेसिकली तो इंडिया का पॉवर्टी जो है बेसिकली 2023 में देखोगे तो 5.3% था ऑफ फॉर एक्सट्रीम पॉवर्टी और 23.9% था फॉर लोअर मिडिल इनकम पॉवर्टी के लिए। जनरल गवर्नमेंट सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर SSE जो है वो बेसिकली हैज शोन अ राइजिंग ट्रेंड सिंस फाइनेंशियल ईयर 2022। SSE स्टैंड करता है एट 7.9% ऑफ GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अगेंस्ट 7.7% इन 2024-25 एंड 7% 2023-24। हेल्थ एंड रूरल इकोनॉमी में देखोगे तो एज ऑफ दिसंबर 2025 द ड्रोन सर्वे अंडर स्वामित्व जो बेसिकली हैव कंप्लीटेड इन 3.28 lakh village against a target of nearly 3.44 lakh village notified for drone survey। वहीं पे 2.76 करोड़ प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी कार्ड वो बेसिकली प्रिपेयर किया गया फॉर नियरली 1.82 लाख विलेज के लिए, जो लीड करता है फर्टिलाइजर कंपनी को। डिस्ट्रीब्यूटेड 1094 ड्रोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप ड्रोन्स दीदीज इन 2024, जो बेसिकली क्या करेंगे, वो अपना यूज़ करेंगे अपने रिसोर्सेज को। विद इन 500 ऑफ दिस ड्रोन्स जो है प्रोवाइड किया जाएगा अंदर नमो भारत दीदी स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर 14 देखोगे तो इवोल्यूशन ऑफ AI इकोसिस्टम इन इंडिया में। तो उसमें होता क्या है कि स्मॉल टास्क स्पेसिफिक मॉडल डिप्लॉयड अक्रॉस एन सेक्टर, जो अलाउ करेगा इनोवेशन को मोर इवनली, रिड्यूस करेगा एंट्री बैरियर्स को फर्म्स में, साथ ही साथ बेटर फिट करेगा डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज इकोनॉमीज को और लैंडस्केप को। इंडिया का जो डिमांड है ना AI में वो बेसिकली इमर्ज करेगा फ्रॉम एन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम रैदर देन स्पेक्युलेटिव फ्रंटियर यूजेस अक्रॉस हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, अर्बन मैनेजमेंट और education, disaster preparedness and public administration. There is a growing appetite for AI systems that work on local hardware and operate in low resources settings में। अर्बनाइजेशन में देखोगे बेसिकली इंडिया मेकिंग इंडिया सिटीज़ वर्क फॉर इट्स सिटीजन्स में नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है ना वो इलिस्ट्रेट करता है, बताता है कि कैसे हाई स्पीड रीजनल कनेक्टिविटी जो है नमो भारत ऐसे ट्रेन का नाम भी आप सुना होगा, वो क्या करता है, रिशेप करता है अर्बन और प्री अर्बन लेबर मार्केट को, जो बेसिकली शार्पली रिड्यूस कर रहा है ट्रैवल टाइम को बिटवीन सिटीज़ और देयर सराउंडिंग रीजन्स को। जैसे कि सिस्टम जो एक्सपैंड कर रहा है कि जिनको अगर मान लो जॉब चाहिए वो ऐसे वहाँ पे पहुँच पा रहे हैं कि नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं पॉलीसेंट्रिक ग्रोथ और एज प्रेशर्स एंड कोर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 16, लास्ट चैप्टर, फ्रॉम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन टू स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस एंड स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। तो स्वदेशी must be disciplined strategy, मतलब स्वदेशी must be a disciplined strategy as not all import substitution is either feasible or desirable. A disciplined approach to indigenization is presented through a three-tiered framework, जो बेसिकली क्या करेगा, डिस्गाइज करेगा critical vulnerabilities with a
हाई स्ट्रेटेजिक अर्जेंसी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, कैपेबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटेजिक पे ऑफ को, साथ ही साथ लो स्ट्रेटेजिक अर्जेंसी और हाई कॉस्ट सब्सटीट्यूशंस को। सॉरी अगर आप समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। और नेशनल इनपुट कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी जो है बेसिकली ट्रीट करता है कैसे आप कंपटीशन में रहो, competitiveness as an infrastructure, recognitions and affordable and reliable इनपुट्स को। प्रोग्रेसिव फॉर स्वदेशी जो है बेसिकली स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस है, जो बेसिकली क्या करेगा, स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी लाएगा, इन विच इंटेलिजेंट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन जो है ना, इन्वेस्टमेंट मतलब इंटेलिजेंट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इन्वेस्ट इन नेशनल स्टैंडर्ड एंड अल्टीमेटली एम्बेडेड इंडिया का ग्लोबल सिस्टम है, सो दैट वर्ल्ड मूव्स फ्रॉम थिंकिंग अबाउट बाइंग इंडिया टू बाइंग इंडियन विदाउट थिंकिंग। उसमें बेसिकली बाई इंडियन विदाउट थिंकिंग ये सोचना है, ठीक है, इंडियन गुड्स आप खरीदिए विदाउट सोचे समझिए, ठीक है, मतलब भरोसा करके, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 20।